नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक टू रामा टीचर्स यू। आज हम लोग क्लास 10th का केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर करने वाले हैं। ठीक है, केमिस्ट्री का थर्ड सॉरी हाँ केमिस्ट्री का ही थर्ड चैप्टर करने वाले हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स। हम लोगों ने ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में किस तरह से इक्वेशंस बनाते हैं, क्या क्या अलग अलग इक्वेशंस होते हैं, इन सब चीजों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। और अगले चैप्टर में हम लोगों ने एसिड्स और बेसिस के बारे में डिस्कस किया और किस तरह से वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं वो भी हम लोगों ने देखा। और आज हम लोग क्या करने वाले हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में समझने वाले हैं। ठीक है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और तो और मेटल्स को हम लोग कैसे रिफाइन करते हैं, हाँ धरती से हम लोग बाहर कैसे उसे निकालते हैं, वो भी हम लोगों को समझना है। ठीक है, सो दीज आर द थ्री थिंग्स दैट वी हैव टू लर्न इन दिस चैप्टर। नाउ all elements and their large number of compounds are very important in our everyday life। ठीक है, हमारे हर दिन के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इन एट प्रेजेंट about 118 elements are known। On the basis of their properties, all of them can be divided into two main groups। एक होते हैं मेटल्स, एक होते हैं नॉन मेटल्स। ओके, मेटल्स और नॉन मेटल्स की सबसे बेसिक कंपैरिजन क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में हम लोगों ने सीखा था, क्या होती है, व्हाट इज द मोस्ट बेसिक थिंग? हम्म, क्या होती है? म्यूट करके मत रखो, क्या होती है बताओ? आई नीड आंसर्स। व्हाट इज द मोस्ट बेसिक थिंग दैट वी हैव? मेटल्स और नॉन मेटल्स के लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों ने क्या सीखा था? हाँ हाँ, बेसिक। दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेयर नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना? दे आर मैलेबल, नहीं वो नहीं, मैं इसकी बात नहीं पूछ रहा। करंट इलेक्ट्रिसिटी से तुम्हें क्या समझ में आया? करंट इलेक्ट्रिसिटी से तुम्हें इतना ही समझ में आया कि जो मेटल्स होते हैं उनके पास फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनके कारण क्या होता है, वो आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाते हैं। ठीक है, ओके। सो on the basis of their properties, all of them can be divided into two main groups, metals or non-metals। Apart from these, some elements show properties of both metals और non-metals। इन लोगों को हम बोलते हैं मेटलॉइड्स, बीच का। ठीक है, ना ही वो प्योर मेटल है ना ही वो प्योर नॉन मेटल है, दोनों के दोनों प्रॉपर्टीज शो करता है। और ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। ठीक है, दीज जो एलिमेंट्स तुम्हारे मेटलॉइड्स के अंदर फॉल करते हैं, दे आर रियली रियली इंपॉर्टेंट। सेमीकंडक्टर्स, ऐसे बहुत सारी चीजें बनाने के लिए काम आते हैं। हाँ, मेटलॉइड्स के एग्जांपल्स तुम्हारा आई थिंक जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, ये सारे के सारे तुम्हारे मेटलॉइड्स के ही एग्जांपल है। ठीक है, those elements which form positive ions by losing electrons are called metals। सोडियम अपना एक आयन लूज कर दिया, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, क्या बना? सोडियम आयन बन गया। कैल्शियम, दो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए उसने एंड इट बिकेम Ca2+। ठीक है, एक बात बताओ, ये इलेक्ट्रॉन्स, ये मेटल्स लूज करते ही क्यों हैं? व्हाई डू दे लूज इलेक्ट्रॉन्स? हाँ, स्टेबल होने के लिए। और ये स्टेबल होते कैसे हैं? हाँ, क्या? परफेक्ट अमाउंट। परफेक्ट अमाउंट कितना होता है? बेसिकली 8। उनका जो आउटमोर इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीटली ऑक्टेट, आउटर वो ऑक्टेट रूल इज बेसिकली, उसमें भी बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं, मगर तुम्हारे लेवल के लिए यस, हाँ, ऑक्टेट जो है उनका कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, नाउ यहाँ पे कैटायंस जो भी बनाते हैं वो मेटल्स है। ठीक है, ओके। मेटालिक प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, लस्टर। ठीक है, तुम्हें सारे के सारे प्रॉपर्टीज को डिफाइन करना आना चाहिए। लस्टर का मतलब क्या होता है? चमक। ठीक है, दे आर वेरी वेरी स्पार्कली ब्राइट। जब हम लोग गोल्ड के ज्वेलरी पहनते हैं या फिर सिल्वर पहनते हैं, एल्यूमिनियम फॉइल हो गया, आयरन के बार हो गए, उन सब में एक बहुत अलग सी चमक दिखती है ना, हाँ, स्पार्कलिंग, उसी को हम लोग बोलते हैं लस्टर। ठीक है, नाउ फिजिकल स्टेट, जनरली मेटल एग्जिस्ट एज सॉलिड्स। सॉलिड्स की तरह वो एग्जिस्ट करते हैं एट रूम टेम्परेचर, एक्सेप्ट फॉर कौन? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी जो होता है वो तुम्हारा क्या होता है? एक लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, दैट्स इट। फिर उसके बाद आता है तुम्हारा हार्डनेस। मोस्ट मेटल्स आर वेरी वेरी हार्ड, इसलिए हम लोग कंस्ट्रक्शन में, हैवी मशीनरी के लिए, इन सब चीजों के लिए मेटल्स का इस्तेमाल करते हैं। इसमें भी हमारे पास क्या है? इसमें भी हमारे पास एक्सेप्शंस होते हैं।
ठीक है। एक्सेप्शंस के अंदर क्या क्या है हमारे पास, लिथियम, सोडियम, ठीक है, पोटेशियम, इन सब चीजों को हम लोग एक नाइफ से बटर की तरह काट सकते हैं, ठीक है, एक सोप की तरह हम लोग उसे काट सकते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले क्वेश्चन जो तुम्हारा आता है इस चैप्टर में से वो है एक्सेप्शंस के ऊपर। यू नीड टू नो एवरी सिंगल एक्सेप्शन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मर्क्यूरी का एक्सेप्शन हो गया, हाँ, लिथियम सोडियम पोटेशियम तुम्हारे एक्सेप्शंस हो गए। यू नीड टू रिमेंबर एवरी सिंगल एक्सेप्शन, समझ में आ गया? हाँ। सो अगला है तुम्हारे पास डक्टिलिटी। सो मेलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी ये एक 8th क्लास का टॉपिक है। मेलिबिलिटी और डक्टिलिटी जो है तुम्हारा एक 8th क्लास का टॉपिक है। उसमें हम लोगों ने क्या सीखा था, मैलिबल मतलब हम उसे मार मार के चपटा कर सकते हैं। वी कैन बेसिकली प्रोड्यूस थिन शीट्स ऑफ मेटल्स, ठीक है। हाँ, बिल्कुल पतले पतले मेटल्स के हम लोग शीट्स बना सकते हैं। और डक्टिलिटी क्या होता है, द एबिलिटी टू बेसिकली मोल्ड देम इनटू वायर्स, एक लंबी सी एक वायर की तरह, एक तार की तरह अगर हम उसे मोल्ड कर पाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डक्टिलिटी। मेटल्स आर वेरी मेलिएबल एंड वेरी डक्टाइल, ठीक है। इसमें गोल्ड बहुत ज्यादा तुम्हारा मैलिएबल होता है, उसको तुम चपटा कर करके इतना पतला बना सकते हो। दैट वाज वन ऑफ द मेजर रीजंस व्हाई तुम्हारा रदरफोर्ड इन क्लास 9th, रदरफोर्ड ने क्या किया था, रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट जो था, जब वो न्यूक्लियस को डिस्कवर कर रहा था, तो उसने कौन से मेटल का इस्तेमाल किया था, गोल्ड का ही इस्तेमाल किया था, है ना। अ फ्यू थाउजेंड तुम्हारे एटम्स थिक जितना बना दिया था उसने, अ फ्यू थाउजेंड एटम्स, दैट्स इट। इतना ज्यादा चपटा कर दिया कि सिर्फ और सिर्फ कुछ हम थिन शीट्स बना सकते हैं। हैमर कुछ भी कर सकते हो तुम, हैमर से कर सकते हो, प्रेस से कर सकते हो, है ना। देखो हमारा जो पूरा का पूरा जो गाड़ी होता है वो कैसे बन के आता है तुम्हें लगा, हाँ, एक पूरा का कौन सा, 100 times थिनर देन पेपर, इट इज जस्ट वेरी वेरी थिन, बहुत पतला था वो, वन शीट ऑफ पेपर से भी कम था वो। नाउ डक्टिलिटी, इट इज अ प्रॉपर्टी ड्यू टू विच अ मेटल कैन बी ड्रॉन, ये तो हो गया, माइलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी हो गया हमारे पास। नाउ इट इज बिकॉज ऑफ दीज प्रॉपर्टीज मेटल्स कैन बी गिवन डिफरेंट शेप्स अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है, द एबिलिटी ऑफ अ मेटल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसलिए वो कंडक्ट कर ले पाता है। सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन होता है, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, हाँ, सिल्वर, एग्जैक्टली, सिल्वर तुम्हारा बेस्ट होता है, इट इज दी बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, समझ में आ गया। नेक्स्ट, most of the metals are good conductors of electricity in solid state, however conductivity may vary from one metal to the other, ठीक है। इसमें भी हमारे क्या होते हैं, एक्सेप्शंस होते हैं। एक्सेप्शन कौन है, द एक्सेप्शन इज मर्करी, ठीक है। मर्करी जो होता है इट इज अ वेरी वेरी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, विच लीड्स इन ऑलमोस्ट नो कंडक्टिंग, ठीक है। हाँ, तुम लोग जब 11th क्लास में, हाँ, मर्कुरी इज अ मेटल, मर्कुरी एक मेटल है, मगर वो एक बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। लिक्विड की बात ही नहीं है, लिक्विड की तो बात ही नहीं है। उसके जो प्रॉपर्टीज है जो तुम 11th क्लास में सीखोगे, उसमें हमें पता चलता है कि उसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, उसका पूरा का पूरा शेल कंप्लीट रहता है, ठीक है। हाँ, उसका पूरा का पूरा शेल कंप्लीट रहता है। मर्क्यूरी भी कंपाउंड्स बनाता है, ऐसा नहीं बोल रहा, मगर ये है कि बहुत 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 क्या बोलते हैं, लाइक गंदा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है तुम्हारा, ठीक है। हाँ, एक जमाना था जब स्पेस रॉकेट्स के अंदर लिटरली मर्क्यूरी जो कंडक्ट करता है, मर्क्यूरी स्विचेस करके तुम अपने यूट्यूब में चेक करके देखना, व्हाट इज अ मर्क्यूरी स्विच। मर्क्यूरी स्विच लिटरली अगर तुम्हें ऑन ऑफ करना होता था, बहुत डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट होता था, तो मर्क्यूरी फ्लो करता था, कनेक्शन को फिल कर दे। हाँ, मर्क्यूरी का इस्तेमाल हम लोग थर्मोमीटर्स में करते हैं, वी डू इट इन थर्मोमीटर्स। मर्क्यूरी का इस्तेमाल हम लोग गोल्ड को रिफाइन करने के लिए करते हैं, बहुत सारी जगह मर्क्यूरी का इस्तेमाल होता है, ठीक है। आगे, थर्मल कंडक्टिविटी, generally metals are good conductors of heat, example copper and silver. Aluminum and copper are used to make cooking vessels as they are the best conductors of electricity, sorry, best conductors of heat. Exception, lead and mercury are comparatively poor conductors of heat. जो lead होता है, mercury होता है, ये उतने अच्छे conductors नहीं होते,
ठीक है। हाँ, आगे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगेन मेटल्स की मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होती है। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? लिक्विड से गैस बनना मेल्टिंग। हाँ, सॉलिड को जब हम लोग एक लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है ना। मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। ठीक है। और उनका बॉइलिंग पॉइंट दैट मीन्स तुम इतना गर्म करना पड़ेगा कि वो मेटल जो है तुम्हारा वेपर बन जाए। कैन यू इमेजिन? हाँ, आयरन के वेपर्स। ठीक है। यू हैव उनका जो बॉइलिंग पॉइंट इज टू हाई, बहुत ज्यादा हैवी होता है। नाउ अगले गैलियम एंड सीजियम इसके एक्सेप्शंस है। अगर तुम अपने हाथ में रख दो ना गैलियम को, गैलियम तुम्हारे बॉडी की हीट से मेल्ट हो जाएगा। Gallium and cesium have very low melting point. These two metals will melt even if we kept them in our palms. हमारी बॉडी की हीट, हाँ, बॉडी की हीट से वो मेल्ट हो जाते हैं। ठीक है। सोनोरिटी, सोनोरिटी का मतलब क्या होता है पता है? रिंगिंग साउंड। जब भी हम लोग एक मेटल को रिंग करते हैं ऐसे करके, लाइक अभी मैं छू रहा हूं, ये देखो। हाँ, yes, that was one of the major reasons people used to make bells, instruments and all of that stuff from metals. ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स, वो क्या बोलते हैं उसको, जब हम लोग क्या बोलते हैं स्ट्रक करते हैं, एक एक अच्छा सा रिंगिंग साउंड देखने को मिलता है। और वो रिंगिंग साउंड ही है जो बेसिकली इतना ज्यादा पॉपुलराइज कर दिया उसने उसे अपने किसमें, तुम्हारे म्यूजिकल इंडस्ट्री में। टेम्पल्स में हमारे जो घंटी होती है वो भी मेटल से ही बना है। ठीक है। और क्या किया? इलेक्ट्रिक बेल, याद है इलेक्ट्रिक बेल? जिसके अंदर क्या होता है तुम्हारा, उसको तुम दबाओगे तो ट्रर करके वो क्या बोलते हैं, हाँ। इलेक्ट्रिक गिटार इज अ वेरी बैड एग्जांपल। हाँ, मगर क्या वो तुम्हारा ये होता है, जैसे स्ट्रिंग को जब तुम प्लग करते हो, वो स्ट्रिंग भी क्या करता है, एक तरह से एक साउंड ही प्रोड्यूस करता है, रिंगिंग साउंड ही तुम्हारा प्रोड्यूस कर रहा है वो भी। ठीक है। नाउ ये हो गए हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज। सभी के सभी फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक्सेप्शंस कहाँ कहाँ पे हैं हमारे पास? सबसे पहला हो गया हमारा फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में सिर्फ मरकुरी एक लिक्विड है। दूसरा हार्डनेस, क्या लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम सोप की तरह काट सकते हो। ठीक है। मैल्यबिलिटी, मैल्यबिलिटी में तुम्हारा यहाँ पे एक्सेप्शन तो नहीं है, मगर तुम्हारा मैल्यबिलिटी में एक है कि गोल्ड सबसे ज्यादा मैल्यबल होता है तुम्हारा। ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में तुम्हारा एक्सेप्शन कौन है? मरकुरी। फिर उसके बाद तुम्हारा जो थर्मल कंडक्टिविटी, उसके अंदर एक्सेप्शन कौन है तुम्हारे? लेड और मरकरी, दोनों के दोनों। ठीक है। फिर उसके बाद तुम्हारा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के अंदर तुम्हारा एक्सेप्शन कौन है? गैलियम और सीजियम, गैलियम एंड सीजियम, सीजियम हाथ में पिघल जाता है। ठीक है। और फाइनली तुम्हारा सोनोरिटी, दे आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, टंगस्टन हैज द हाईएस्ट, टंगस्टन हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट अमंग ऑल द मेटल्स। टंगस्टन इससे पहले कभी सुने हो तुम लोग? कहीं तो सुने हो। हाँ, सुने हो। कहां पे? नहीं, इससे पहले भी सुने हो तुम लोग। टंगस्टन, टंगस्टन, श्रेयस एनी आइडियाज टंगस्टन कहां पे सुने हो? हाँ, नहीं। अरे, हम्म, अच्छा, हाँ, नहीं रे, एक लाइट बल्ब, तुम्हारा जो लाइट बल्ब होता था, एडिसन ने जो लाइट बल्ब बनाया था, उसके अंदर जो फिलामेंट होता था जो तुम्हारा ग्लो करता था, वो टंगस्टन का ही तो था। टंगस्टन फिलामेंट ही तो था वो, दैट वाज द वन दैट वाज ग्लोइंग दैट मच। इतने इतने प्यार से वो ग्लो कर रहा था तुम्हारा टंगस्टन। नहीं? ओके फाइन। ठीक है। नाउ the different chemical properties of metals are as follows. Number one, reaction of metal with oxygen. Oxygen के साथ तुम्हारा metal किस तरह से react करता है? ठीक है। Now, burning in air or formation of oxide. Almost all metals combine with oxygen to form oxides. ठीक है। तुम्हारा जो भी हो, like for example iron हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, और सभी को अगर तुम क्या, अगर तुम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा दोगे तो अपना ऑक्साइड बना के रख लेगा। ठीक है। हाँ, आयरन ऑक्साइड हो गया तुम्हारे पास, कॉपर ऑक्साइड हो गया, लेड ऑक्साइड हो गया। ठीक है। सो मेटल को सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रखना है। मेटल और ऑक्सीजन तुम्हारे क्या हो जाएंगे? दे विल रिएक्ट
एंड देन दे विल फॉर्म मेटल ऑक्साइड। और इसका क्या करते कैसे हैं इसको, हमें मेटल का ऑल वी नीड इज द बैलेंसी। जैसे अगर हमारे पास को पता है सोडियम, सोडियम की बैलेंसी कितनी होती है, हाँ नहीं 281 प्लस 1, फिर उसके बाद तुम्हारा यहाँ पे कैल्शियम का क्या बोलते हैं कितना हो जाएगा, +2, एल्यूमिनियम का कितना हो जाएगा, +3। ठीक है, सो तुम्हारे पास यही हो रहा है, देखो यहाँ पे तुम्हारे पास सोडियम है Na, और यहाँ पे तुम्हारे पास ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की बैलेंसी क्या होती है, -2, ऑक्साइड का -2 होता है, यहाँ पे +1, तो तुम्हें क्या मिलेगा यहाँ पे Na2O, यहाँ पे Ca, यहाँ पे है तुम्हारे पास +2, और ऑक्सीजन का है -2, जिसके कारण तुम्हें क्या मिल जाएगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम, नहीं क्विक क्लाइन, स्लेक लाइन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। हाँ, Al+3, ऑक्सीजन -2, तुम्हारा कितना आ जाएगा Al2O3। तो बैलेंसीज याद करके रखना, इस वाले चैप्टर में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा Al2O3 आ गया, फिर उसके बाद तुम्हें यहाँ पे रोकना नहीं है, यहाँ पे इसकी वजह से बैलेंस भी कर देना है तुम्हें, ठीक है। सो मेटल्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, या फिर तुम्हारा बर्निंग ऑफ एयर और फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, बर्निंग इन द एयर। अगर तुमने यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, एक स्पून ले लो, स्पून को तुम क्या करो स्टोव के ऊपर रख दो, ठीक है, स्टोव के ऊपर एक चिमटे से पकड़ो स्पून को, स्टोव के ऊपर रख दो, और उसको धीरे 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 गर्म करते जाओ, ठीक है, वो तुम्हारा धीरे धीरे ग्लो करने लगेगा, छूना नहीं है बिल्कुल, ठीक है, यू हैव टू बी वेरी फार अवे, ऐसे ऐसे दूर पकड़ के रखो, हम फिर उसके बाद बगल में कोई होना भी नहीं चाहिए, ठीक है, अगर ऐसे ऐसे हाथ करके क्या बेवकूफी नहीं करनी है, तो तुम इसे गर्म करोगे ना, जब तुम्हारा स्पून जो होता है, जब नॉर्मली होता है तो वो क्या होगा, इट विल बी सिल्वर, सिल्वर कलर का होगा तुम्हारा, मगर जैसे ही तुम इसका ऑक्सीडेशन करके बाहर निकालोगे, काला हो चुका होगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर, पूरे के पूरे स्पून के ऊपर तुम्हारा एक ऑक्साइड लेयर बन चुका होगा। मैंने ऐसे बहुत सारे स्पून्स को बर्बाद किया है, ठीक है, चलो, बर्बाद नहीं मतलब इट डजंट लुक नाइस, अच्छा नहीं दिखता है वो, ठीक है ना। कॉपर और ऑक्साइड, कॉपर का तुम्हारा कितना होता है, कॉपर इज +1, ठीक है, कॉपर की दो वैलेंसीज होती है, +1 एंड +2। आयरन की दो वैलेंसीज क्या क्या होती है, आयरन की दो वैलेंसीज क्या क्या होती है, नहीं रे, माइनस कहां से हो गया, आयरन कभी भी नेकेड तुम्हारा एनायन बनाएगा ही नहीं ना, +2 एंड +3 मेटल। सबसे पहली लाइन देखो इस चैप्टर का, सबसे पहला लाइन क्या है हमारे पास, सबसे पहला लाइन यही तो है, दोस मेटल्स व्हिच फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड मेटल्स। हाउ कैन आयरन गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम एन एनायन, बन ही नहीं सकता, हाँ, ओके, आयरन का होता है +2 +3, ठीक है, सिल्वर का कितना होता है +1, याद करके रखो, ये पूरा का पूरा याद करके रखो, मैंने जो तुम लोगों को ये भेजा है। जनरली मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, ठीक है, एसिड्स एंड बेसिस को भी हम लोग यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। अब यहाँ पे कुछ अलग हो रहा है, क्या अलग हो रहा है बताए, हाँ, देर आर सम मेटल ऑक्साइड्स जो एसिड की तरह भी बिहेव कर सकते हैं, बेस की तरह भी बिहेव कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन उन वो क्या कर रहे हैं, व्हाट आर दे ट्राइंग टू डू। एसिड्स एंड बेसिस कैन बिहेव सेपरेटली, ठीक है, एक सेकेंड। सो मैं जहां पे था, थोड़े बहुत मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो एसिड्स की तरह भी बिहेव कर सकते हैं, बेसिस की तरह भी बिहेव कर सकते हैं, और इनमें से थोड़े मेटल जो मेटल्स हैं, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया तुम्हारे पास, जिंक ऑक्साइड हो गया, ये दोनों के दोनों एसिड्स की तरह भी बिहेव कर सकते हैं, बेसिस की तरह भी बिहेव कर सकते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं एम्फोटेरिक, ठीक है, एम्फोटेरिक बोला जाता है इनको, इनको एम्फोटेरिक बोलते क्यों है, व्हाई डू वी कॉल देम एम्फोटेरिक, बिकॉज तुम्हारा एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है, एम्फी, इससे पहले कभी सुना है एम्फी, एम्फीबियन, एम्फी, एम्फीबियंस क्या होते हैं तुम्हारे, एक सेकेंड रुको, सो
एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं तुम्हारे पास ये, ठीक है। अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड का काम क्या होता है? एम्फी मतलब दे कैन बेसिकली मूव इन लैंड एंड वाटर, एम्फीबियंस। उसी तरह से एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब होता है दे कैन बिहेव एज एन एसिड एज वेल एज बेस। ये एसिड और बेस की तरह कब बिहेव करेंगे? देखो, अगर मेरा जो मेटल ऑक्साइड है, ठीक है, मेटल ऑक्साइड को अगर मैं बेस के साथ रिएक्ट करूंगा तो वो क्या करेगा? एक एसिड की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। और अगर तुमने उसी मेटल ऑक्साइड को एक बेस के साथ रिएक्ट करा दिया, तब वो क्या करेगा? एसिड की तरह बिहेव करेगा। एसिड के साथ रिएक्ट करने पर बेस की तरह रिएक्ट करेगा, और बेस के साथ रिएक्ट करने पर एसिड की तरह रिएक्ट करेगा, ठीक है। सो जिस तरह से हम लोग हमारी पर्सनालिटी बदलते हैं, अलग अलग लोगों के सामने, अलग अलग दोस्तों के सामने हम हमारी पर्सनालिटी बदल देते हैं, उसी तरह से हमारा जो ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है वही काम कर रहा है। इट इज चेंजिंग इट्स पर्सनालिटी, इट इज चेंजिंग इट्स नेचर। एसिड से बेस बन जा रहा है, बेस से एसिड बन जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे दो रिएक्शंस होते हैं। सबसे पहला क्या है? Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब तुम्हारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हाइड्रोजन और क्लोरीन के वैलेंसीज क्या क्या है? +1 -1, है ना? +1 और -1 हो गए। नाउ यहाँ पे अगर ये एक दूसरे के साथ इंटरचेंज भी हो जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें? AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड और तुम्हारा H2O। एसिड्स डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, मगर अनुष्का, मगर उसको एक नया नाम देते हैं हम लोग। एसिड्स एंड बेसिस में सीखा है, व्हाट डू वी कॉल इट? एग्जैक्टली, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एग्जैक्टली, ठीक है। सो एसिड और बेस जब तुम्हारे रिएक्ट करते हैं, दे प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। एल्यूमिनियम क्लोराइड यहाँ पे तुम्हारा सॉल्ट है, एल्यूमिनियम क्लोराइड इज अ सॉल्ट एंड H2O इज वाटर, ठीक है। नाउ एल्यूमिनियम ऑक्साइड को अगर तुमने बेस के साथ रिएक्ट करा दिया तो क्या होगा? तुम्हारे पास NaAlO2। सबसे ज्यादा पूछा गया रिएक्शन है, सबसे ज्यादा पूछा गया रिएक्शन है। सोडियम, क्या बोलते हैं, सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है। Al2O3 plus NaOH gives you NaAlO2 plus H2O। प्लीज इसको याद करके रख लो, रिमेंबर दिस एटलीस्ट तुम्हारे बोर्ड्स खत्म होने तक, ठीक है। स्टार मार्क करके रखना है, रख लो। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, ठीक है। नाउ metallic oxides are insoluble in water, but some of these dissolve in water to form hydroxides, also known as an alkali। तुमने एसिड्स एंड बेसिस में सीखा है कि ऐसा, हाँ, हाइड्रोक्साइड्स टू फॉर्म अल्कैलीज। तुम्हारे ऐसे बेसिस जो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल देम अल्कैलीज, ठीक है। सिर्फ उन्हीं को हम लोग अल्कैली बोलते हैं। समझ में आ गया? क्लियर है ये बात? ओके, नेक्स्ट, अगला। मेटालिक ऑक्साइड्स आर insoluble in water, alkalis। Na2O plus H2O हमें क्या देगा? Na2O, that is a metal oxide plus water gives us what? Metal hydroxide, sodium hydroxide। potassium oxide plus water gives us what? Potassium hydroxide। समझ में आ गया? सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इन रिएक्शंस को स्टेप बाय स्टेप एक सीक्वेंस में याद करके रखोगे, इट विल बी बेटर फॉर यू, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या सीखा? मेटल को ऑक्साइड में कैसे कन्वर्ट करते हैं सीखा, बाय बर्निंग इट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। फिर उसके बाद हम लोगों ने इस ऑक्साइड को ही हाइड्रोक्साइड में बनाना सीखा, ठीक है। तो तुम्हारा क्वेश्चन आ सकता है, तुम्हारे पास एक मेटल है सोडियम, ठीक है, यू हैव अ मेटल कॉल्ड सोडियम। अब इसको तुम्हें क्या करना है? यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये होता है तुम्हारा एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है, जहां पे तुम्हें तुम्हारा सारा का सारा लॉजिक जो है उन सब का इस्तेमाल करके यू हैव टू प्रोड्यूस द फाइनल प्रोडक्ट। समझ में आ गया? सो ऐसे हो सकता है, ऐसे पूछेंगे भी तुम्हें। नाउ alkalis are bases that dissolve in water। The aqueous solution of a metal basic oxide turns red litmus blue। ये तो we all know, है ना? हमारा जो बेस होता है वो रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, तो यहाँ पे क्या होता है? सोडियम पोटेशियम रिएक्ट विगरसली, पागलों की तरह रिएक्ट करते हैं। Because they have only one electron in their outermost shell, they can react violently with air and water।
ठीक है, they can violently react with oxygen and that they catch fire if left in the open. These are most reactive metals. Therefore, to prevent accidental fires, these metals are kept immersed in तुम्हारे oil. Now यहाँ पे जो point है, ध्यान से सुनो, ठीक है। जब हम लोग मेटल्स के रिफाइनिंग के बारे में स्टडी करेंगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप निकल के आता है। जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है वो कभी भी नेचर में पाया ही नहीं जाता इन एलिमेंटल फॉर्म, ठीक है। जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है वो कभी भी अकेला नहीं होता है इन नेचर। इसको कैसे समझना है पता है? हाँ, जो सबसे ज्यादा आउटगोइंग तुम्हारा जैसे फॉर एग्जांपल पर्सनालिटी अच्छी है उसकी, ठीक है, ही इज बेसिकली सराउंडेड, ही और शी इज बेसिकली सराउंडेड बाय एवरीवन, कभी भी दे डोंट फील अलोन, दे डोंट फील अलोन। उसी तरह से तुम्हारे हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं उन्हीं का काम यही होता है, दे विल रिएक्ट विद एनीथिंग, एयर के साथ, वाटर के साथ, इसलिए अकेले नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि वो हाइपर रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, कोई ना कोई तो उनको मिलके उसे रिएक्ट करा ही देता है। और हम क्या करते हैं, इनको उनको अकेला रखने के लिए, उनको प्योर रखने के लिए हम लोग उन्हें किसके अंदर डाल देते हैं, वेयर डू वी पुट इट, केरोसिन के अंदर डाल देते हैं, अकेला कर देते हैं उसको, ठीक है। हाँ, हम्म, हाँ, बिकॉज इट इज वेरी इजी टू लूज एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल से लूज करना बहुत आसान होता है। यू गोना लर्न समथिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी, हाँ बोलो। हाँ, केरोसिन में डालते हैं ताकि हवा और पानी से कांटेक्ट हट जाए। नहीं करता, केरोसिन तुम्हारा क्या है, उसके साथ रिएक्ट कर ही नहीं सकता, ठीक है। आगे, now at room temperature the surface of metals such as magnesium, aluminum, zinc and lead are covered with a thin layer of oxide which prevents the metal from further oxidation, ठीक है। एल्यूमिनियम फॉइल लो, ठीक है, टेक एन एल्यूमिनियम फॉइल, उसको थोड़ी देर के लिए सूरज में रखो एंड उसको मॉनिटर करते रहो फॉर 1 or 2 days, 1 2 3 days को तुम उसे मॉनिटर करते रहो। यू विल सी दैट वो जो एल्यूमिनियम है, दैट प्योर एल्यूमिनियम जो है तुम्हारा, वो धीरे 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 काला होता जाएगा, इट विल स्लोली एंड स्लोली बिकम ब्लैक, ठीक है। गर्मी में हवा के प्रेजेंस पे रखोगे तो वो धीरे धीरे काला होने लगेगा, क्यों, बिकॉज इट इज फॉर्मिंग एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। एक प्रोटेक्टिव कोटिंग हो इन सभी मेटल्स के लिए, इन सभी मेटल्स के लिए तुम्हारा जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड लेड, इन सभी मेटल्स के लिए क्या होता है, उनके ऊपर एक छोटा सा प्रोटेक्टिव लेयर आ जाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, ताकि वो पूरा का पूरा जो मेटल है अंदर से खराब ना हो जाए, ठीक है, अंदर से खराब होने से रोक देता है उसे। अंडरस्टूड? इट्स लाइक हमारा, हम लोग जब सूरज में जाते हैं, व्हाट डू वी पुट ऑन आवर बॉडी, सनस्क्रीन डालते हैं। सनस्क्रीन क्यों डालते हैं? ताकि जो सनस्क्रीन है वो यूवी रेस को एब्जॉर्ब कर ले और हमारे स्किन की तरफ बहुत कम यूवी रेस जाए। दैट इज द मेन रीजन वाई वी वेयर सनस्क्रीन, राइट। उसी तरह से क्या हो रहा है, उसी तरह से तुम्हारा जो मेटल सरफेस है, द मेटल सरफेस दैट यू हैव, उसके ऊपर एक छोटा सा आउटर लेयर अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता है। The outer layer of aluminum atoms will sacrifice themselves and form a thin layer of aluminum oxide. और ये जो aluminum oxide है, ये क्या करेगा, ऑक्सीजन की कट ऑफ, ऑक्सीजन को कट ऑफ कर देगा। लाइक यहाँ पे देखो, ठीक है, लुक एट दिस। सो इफ यू हैव अ मेटल लाइक दिस, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारे पास एक मेटल है, उसने क्या कर दिया, उसने आउटर मोस्ट लेयर जो है यहाँ पे उसको काला कर दिया, एल्यूमिनियम को लिटरली उसने आउटर मोस्ट लेयर को उसने काला कर दिया। अब ये काला होने के कारण क्या हो जाएगा, ये काला होने के कारण ये जो बाहर का जो ऑक्सीजन है, यहाँ पे O2 है और अंदर एल्यूमिनियम है, O2 और एल्यूमिनियम के बीच में जो कांटेक्ट है उसको रोक देगा, O2 और एल्यूमिनियम के बीच में जो कांटेक्ट होता है उसको वो रोक देता है। समझ में आ गया? आगे चलो। ना जिंक, ठीक है, जिंक बर्न्स ओनली ऑन स्ट्रांगली हीटिंग। जिंक जो है उसको जलाने के लिए बहुत ज्यादा गर्मी की जरूरत है। आयरन डज नॉट बर्न इन द फॉर्म ऑफ रॉड और ब्लॉक, बट आयरन फाइलिंग्स बर्न विगरसली व्हेन स्प्रिंकल्ड इन द फ्लेम ऑफ अ बंसन बर्न। अगर तुम्हें आयरन को स्पार्कल होते हुए देखना है ना, आयरन जो है एक ब्लॉक की तरह या फिर कोई ऑब्जेक्ट की तरह वो बर्न नहीं करेगा। आयरन को घिसो,
लकड़ी में सॉरी एक पत्थर लो, पत्थर के ऊपर एक आयरन को घिसते जाओ, घिसते जाओ, घिसते जाओ, घिसते जाओ। हाँ, हर हम सबके घर में आयरन है रे। आयरन क्या होता है? लोहा। हम्म लोहा होता है। तो उसको क्या करो, उस लोहे को धीरे 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 घिस के पाउडर, थोड़ा सा ही चाहिए तुम्हें, यू ओनली नीड अ स्मॉल अमाउंट। और उसको क्या करो, अंडर पेरेंट्स सुपरविजन, ये चीज तुम पेरेंट्स के साथ कर रहे हो, ठीक है, अकेले मत करना, घर जला दोगे, ठीक है। तो उसको तुम क्या कर रहे हो, एक छोटे से कैंडल में उसको तुम जस्ट स्प्रिंकल कर रहे हो, ऊपर से ना उसको स्प्रिंकल कर दो, और वो क्या बोल, एक तरह से हमारे जो क्रैकर्स होते हैं ना, क्रैकर्स, फायर क्रैकर्स, उसमें जो स्पार्क निकल के आता है बाहर, हाँ, वो जो स्पार्क है ना, उसी तरह से तुम्हारा स्पार्क करेगा। समझ में आ गया? अगला, copper does not burn on heating, but hot metal is coated with a black colored layer of copper 2 oxide. कॉपर तुम्हारा बर्न नहीं करेगा, ठीक है, वो उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक ऑक्साइड बना लेगा, वो जलेगा ही नहीं, इट विल नॉट कैच फायर। जिस तरह से सोडियम और पोटेशियम जो थे, वो पानी से बाहर निकलते ही, सॉरी, पानी के कांटेक्ट में या फिर हवा के कांटेक्ट में सडनली अपने आप को क्या कर देते थे, दे वुड कंबस्ट देमसेल्फ, ठीक है, सडन कंबशन हो जाता था, ठीक है। यहां पे ऐसा नहीं होगा, दिस वोंट हैपन हियर, ठीक है। कॉपर डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग, बट हॉट मेटल इज कोटेड विथ अ ब्लैक कोटिंग लेयर ऑफ कॉपर 2 ऑक्साइड। कॉपर 2 ऑक्साइड का मतलब क्या है? व्हाट डज द 2 मीन? आरिफ, दो का मतलब क्या होता है? टू वैलेंसी, एग्जैक्टली। तो कॉपर 2 ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा अनुष्का? हाँ, तो कंपाउंड क्या बनेगा ऑक्सीजन के साथ? गलत श्रेयस, CuO, एग्जैक्टली, CuO बनेगा, ठीक है। नाउ, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट वेरी हाई टेम्परेचर, ठीक है, दे आर नोबल। सिल्वर और गोल्ड जो होते हैं बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते, दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजंस व्हाई हम लोग उसे ज्वेलरी की तरह पहनते हैं, ठीक है। बिल्कुल नो रिएक्शन एट ऑल। नेचर में अगर तुम जो जहां पे गोल्ड मिल रहा है, वहां पे अगर तुम खोदते जाओ ना, तो तुम्हें गोल्डन नगेट्स मिलेंगे, गोल्ड के नगेट्स। अफ्रीका में बहुत सारी जगह है, यूएस में, कैलिफोर्निया के, वहां पे नदी में, नदी में से थोड़ा पानी लो, पानी को थोड़ा छानो, छानने से गोल्ड निकल के आता है। हाँ, अरे वो कहीं माइन से वो धीरे 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 करके निकल के आता है। कैलिफोर्निया में पहले बहुत बड़ा गोल्ड रश हुआ था, बहुत बड़ा, जहां पे लोग क्या करते थे, उनका काम ही होता था, सुबह उठते थे, हाँ, नदी के पास जाके वो पानी को कलेक्ट करते थे, उसके बाद ऐसे 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 करके हाँ, दैट वाज कॉल्ड द गोल्ड रश, इसलिए उसे गोल्ड रश बोला जाता था। हमारा कृष्णा, कृष्णा रिवर जो है, कृष्णा रिवर के डेल्टा में जाओ, और वहां पे बैठ के सिर्फ और सिर्फ तुम्हें पानी कलेक्ट करना है, और ऐसे 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 करते रहना है। अगर तुम्हारे पास पेशेंस है, हर महीने तुम एटलीस्ट 5-6 लाख कमा सकते हो। हाँ, पेशेंस होना चाहिए। हाँ, पहले सीखना पड़ेगा कैसे। सीरियसली, आई एम नॉट जोकिंग यू। हाँ, बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा, वो लोग अभी भी करते हैं। अभी भी वीडियोस है हमारे पास जहां पे वो कृष्णा रिवर तुम्हारा फ्लो कर रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, एक प्लेट ले रहे हैं। हाँ, करते हैं, करते हैं, मगर दे आर एबल टू प्रोड्यूस ओनली लाइक कितना, 2-3 ग्राम गोल्ड पूरे के पूरे महीने में वो कर पाते हैं। यू हैव द पेशेंस फॉर इट, 2-3 ग्राम गोल्ड मतलब कितना हो गया पता है? हाँ, 2-3 ग्राम गोल्ड अगर एक बंदा कमा रहा है, तो ही इज अर्निंग अप्रोक्सीमेटली कितना, आज गोल्ड का रेट है 54,000 रुपीज। अगर तुम एक एक्सपर्ट हो, एक्सपर्ट लोग तो आराम से 10 ग्राम गोल्ड तक कमा सकते हैं। हाँ, अगला, silver and gold do not react. Hence, the order of reactivity of these metals with oxygen is sodium, magnesium, zinc, iron, copper and silver. ठीक है, सोडियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव, सिल्वर कम, फिर इसके बाद और भी बहुत सारे मेटल्स की यहाँ पे कमी है। यहाँ पे गोल्ड आता है, प्लैटिनम आता है। गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम आर नोबल मेटल्स। नोबल मेटल्स क्यों बोला जाता है? वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, एग्जैक्टली, ठीक है। अगर तुम चाहो कि तुम एक एसिड को, एसिड में यूजुअली अगर तुम एक मेटल को डाल देते हो, तुम्हारा वो पूरा का पूरा मेटल ही डिसॉल्व हो जाता है, पूरा का पूरा मेटल तुम्हारा डिसॉल्व हो जाता है। मगर अगर तुम्हें एसिड को स्टर्न करना है, तो तुम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं पता है? सिल्वर रॉड या फिर प्लैटिनम रॉड का इस्तेमाल करते हैं, उसको घुमाने के लिए, स्टरर के लिए। पुराने जमाने में, अभी मतलब क्या बोलते हैं, अभी तो
एक ऐसी, जैसे हम लोग चाय बनाने के बाद ऐसे 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 करके हम लोग चीनी मिक्स करने के लिए क्या करते हैं, स्टिर करते हैं ना, वही स्टिर करने का डिवाइस। नेक्स्ट, एनोडाइजेशन। इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग थिक ऑक्साइड लेयर, मोटी ऑक्साइड लेयर की परत, ठीक है। सो जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे जो साइकिल्स होते हैं, मेरे जब मैंने पहली बार, जब मैं 5 साल का था, मेरे पास एक आयरन की साइकिल थी, लोहे की साइकिल थी, छोटी साइकिल थी। हाँ, बहुत गिरा हूँ, वो अलग, वो बात अलग है। लोहे की साइकिल हुआ करती थी मगर बहुत भारी होती थी। फिर उसके बाद आजकल की साइकिल को देखो, मैं एक हाथ से उठा के ऐसे रख सकता हूँ। हाँ, बिल्कुल ऐसे पर्वत की तरह पकड़ के रखते हैं ना, वैसे ही मैं रख सकता हूँ। व्हाई? 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 बिकॉज़ एल्यूमीनियम लाइट है, और एल्यूमीनियम का एक प्रॉब्लम जो है वो क्या है? वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। तुम हमेशा देखोगे जब भी तुम साइकिल खरीदने जाओगे, सिल्वर कलर में तुम्हें साइकिल यूजुअली कम मिलता है। अगर मिलता भी है तो वो पेंट होता है, सिल्वर कोटिंग पेंट होता है वो, ठीक है। तो एल्यूमीनियम को बचा के रखना है। एल्यूमीनियम अगर हवा के कांटेक्ट में आ गया तो वो क्या कर देगा, अपने आप को ऑक्सीडाइज कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। वेरी गुड अनुष्का, ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है। सो अगर उसको बचाना है तो क्या करना पड़ेगा, एल्यूमीनियम खुद से अपना एक ऑक्साइड लेयर बनाता है। हम क्या करते हैं, हम जानबूझ के उस ऑक्साइड लेयर को थोड़ा थिक कर देते हैं। जैसे हम लोग जब क्रीम लगाते हैं, ठीक है, हम बहुत कम क्रीम लगाते हैं, फिर उसके बाद जब मम्मी के साथ मम्मी आती है, क्या बोलते हैं, पूरा का पूरा ट्यूब खाली कर देती है हमारे ऊपर, ऐसे 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 डाल के ट्यूब खाली करती है ना। उसी तरह से हमारा जो ऑक्साइड लेयर है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेयर है, वो पहले से ही बहुत छोटा होता है, ठीक है, नेचुरली जो बनता है वो छोटा होता है। हम जानबूझ के उसको और ज्यादा ऑक्सीजन, और ज्यादा ऑक्सीजन दे दे के हम उसे मोटा कर देते हैं, ताकि वो प्रोटेक्टिव लेयर ज्यादा ड्यूरेबल रहे। समझ में आया? वो प्रोटेक्टिव लेयर ज्यादा ड्यूरेबल हो जाती है तुम्हारी। नाउ इट इज अ प्रोसेस। हाँ बोलो। हाँ, क्यों नहीं रख सकते? हाँ, कर से रख सकते हो, मगर एल्यूमिनियम इतना सस्ता मेटल है, तुम्हारा जो वैक्यूम चेंबर होगा वो 2-3 लाख का आता है, वो भी सबसे छोटा। So it is a process of forming a thick oxide layer of aluminium. Aluminium develops a thin layer of oxide when left in the air. आपके अपने आप तो वो thin बनाएगा ही बनाएगा. Thus, the oxide layer is protective and prevents the metal from further oxidation. This layer can be made more thick, और ज्यादा मोटा कर सकते हैं by क्या? By further oxidation. This layer can be made more thick by anodization. In this process, clean aluminum article is taken as an anode and dilute H2SO4 as an electrolyte. When electric current is passed, O2 gas gets liberated at the anode, which reacts with the metal to form a thicker layer of oxide on its surface. This oxide layer can be dyed easily to give aluminum articles attractive finish. तो तुम्हारे पास यहाँ पे क्या है, एनोड क्या होता है श्रेयस? व्हाट इज एन एनोड? नहीं, पॉजिटिव होता है एनोड। एनोड इज, हाँ, चार्ज नहीं होता है, ठीक है, वो एक साइड होती है वो तुम्हारे। जैसे यहाँ पे मेरे पास एक सर्किट है, ठीक है, यहाँ पे आई हैव अ सर्किट लाइक दिस, हम, और यहाँ पे मेरे 2 इलेक्ट्रोड्स हैं ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या रख दिया है, यहाँ पे मैंने मेरा एल्यूमिनियम आर्टिकल रखा है, ठीक है, यहाँ पे मैंने मेरा एल्यूमिनियम आर्टिकल रखा है। यहाँ पे बस कोई भी इलेक्ट्रोड मान लो, यू कैन कंसिडर बी एनी इलेक्ट्रोड। ये हो गया तुम्हारा एल्यूमिनियम। ये जो इलेक्ट्रोलाइट का जो तुम इस्तेमाल कर रहे हो वो क्या है, तुम्हारा डाइल्यूट H2SO4, ठीक है, डाइल्यूट H2SO4 है। एल्यूमिनियम को तुमने कहां पे रखा है, एनोड पे रखा है। तो जब तुम डाइल्यूट H2SO4 के थ्रू तुम व्हाट डू यू से इलेक्ट्रिसिटी भेजते हो, तो क्या प्रोड्यूस होता है तुम्हारा, इस एनोड के साइड में एक बहुत ज्यादा बबलिंग देखने को मिलेगी तुम्हें। इस पूरे के पूरे एरिया में यू विल गेट टू सी अ लार्ज अमाउंट ऑफ बबल्स देखने को मिलेंगे। ये बबल्स क्या है पता है, दीज बबल्स आर दी ऑक्साइड्स। ऑक्सीजन गैस तुम्हारा लिबरेट हो रहा है इन दी एनोड। जब तुम्हारे पास इतना ज्यादा प्योर ऑक्सीजन तुम्हारे आगे से जा रहा है तो क्या होगा, तुम्हारा ऑक्साइड लेयर और तेजी से बनना शुरू करेगा, ठीक है, ऑक्साइड लेयर तुम्हारा और तेजी से बनेगा, एंड इट विल बिकम वेरी वेरी थिक, एक मोटा सा ऑक्साइड लेयर बना लेगा ये, ठीक है। और ये मोटा सा जो ऑक्साइड लेयर है, ये इसको फर्दर ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट कर देगा। सो यू विल गेट टू हैव अ थिकर ऑक्साइड लेयर यहाँ पे, अंडरस्टूड, ठीक है।
सो दीज आर द बबल। हाँ एग्जैक्टली exactly. तुम्हारा सिल्वर पेंट हो गया, गोल्ड हो गया, ब्लैक हो गया, रेड हो गया, यू कैन पेंट एनीथिंग, कुछ भी पेंट कर सकते हो। दीज आर दी ऑक्सीजन बबल्स। ये तुम्हारे क्या है, ऑक्सीजन बबल्स है। ओके, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। ठीक है, हम लोगों ने रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्साइड कर लिया है, ऑक्सीजन कर लिया है टू फॉर्म ऑक्साइड। रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड्स विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड्स कर लिया है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, मेटल को डायरेक्टली पानी के साथ रिएक्ट करने वाले हैं। Metals react with water to produce metal oxide and hydrogen gas. Metal oxides that are soluble in water dissolve in it to form to further form metal hydroxides. ठीक है, सो मेटल और वाटर तुम्हारा सबसे पहले क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बना देगा। अब ये मेटल ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट करके क्या करेगा, ये मेटल ऑक्साइड और पानी के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड बना देगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ द फ्लो चार्ट गोस। मेटल प्लस H2O गिव्स तुम्हारा MO। ठीक है, मेटल ऑक्साइड बन गया और इसके साथ लिबरेट क्या हुआ, तुम्हारा H2 गैस लिबरेट हो गया। ठीक है, अब मेटल ऑक्साइड प्लस H2O फर्दर पानी डाल दिया तो क्या होगा, ये मेटल OH। ठीक है, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस H2 प्लस हीट बन जाएगा तुम्हारे पास। ठीक है, ओके। नहीं रे अनुष्का, वो पॉपिंग साउंड तब होता है जब तुम उसे जलाते हो, ऐसे ही थोड़ी कोई पॉप कर लेगा। हाँ हाँ, यू इफ यू वांट टू हैव अ पॉपिंग साउंड देन यू नीड व्हाट, तुम्हें फ्लेम चाहिए, जो गैस बाहर निकल रहा है इट शुड बी पास थ्रू अ फ्लेम, और वो फ्लेम के थ्रू पास करने पर ही क्या होगा, इट विल फॉर्म दैट पॉपिंग साउंड। ठीक है, नाउ द हीट इवॉल्व्ड इज सफिशिएंट फॉर हाइड्रोजन टू कैच फायर, दैट्स व्हाई सोडियम and potassium catch fire when kept in water. Therefore, both these metals are kept in kerosene. क्यों उसे पानी में नहीं डाला जाता, पानी में डालेंगे तो क्या होगा, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, इट विल प्रोड्यूस सो मच हीट कि वो अपने आप को खुद आगे लगा देगा। ठीक है, हाँ, इट विल रिएक्ट सो वायलेंटली कि वो इतना ज्यादा हीट बाहर निकालेगा कि वो खुद को जला के रख देगा, इट विल बर्न इट। ठीक है, नाउ द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर इज लेस वायलेंट, द हीट इवॉल्व्ड इज नॉट सफिशिएंट फॉर हाइड्रोजन टू कैच फायर। ठीक है, सो कैल्शियम प्लस H2O हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस, थोड़ा हीट बाहर निकलता ही है। ठीक है, जब भी हम लोग चूना को क्विक ये यहाँ पे कैल्शियम को इसमें डालते हैं और थोड़ा बहुत तो हीट निकलता ही है। हाँ, ये एक्वस है, हाँ, क्योंकि देखो ये कैल्शियम क्या है, एक सॉलिड है, मेटल है ये। ठीक है, तो H2O क्या है, लिक्विड है, मगर ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है दैट इज इन एक्वस सॉल्यूशन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक मॉलिक्यूल की तरह रहता ही नहीं है। व्हाई डू वी कॉल इट एक्वस सॉल्यूशन, क्योंकि पानी में भी वो क्या होता है, Ca2 प्लस प्लस तुम्हारा यहाँ पे OH 2OH माइनस के फॉर्म में रहता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विल ऑलवेज एग्जिस्ट इन दिस फॉर्म इन वाटर, इसलिए इसे एक्वस सॉल्यूशन बोला जाता है। NaCl इन वाटर तुम्हारा NaCl एक्वस क्यों लिखा जाता है, क्योंकि पानी में ये टुगेदर नहीं होते, दे आर सेपरेट, Na प्लस और Cl माइनस के फॉर्म में होते हैं। तुम्हारे पानी की एक खासियत ही है, वो क्या करता है, इट रिप्स अपार्ट द आयनिक कंपाउंड इनटू इट्स कैटायन एंड एनायन। ठीक है, कैटायन और एनायन में रिप अपार्ट करने के बाद वो आराम से फ्लो कर सकते हैं। ठीक है, दे कैन फ्लो एनीवेयर वेयरएवर दे वांट। नाउ इसी को हम, इसलिए हम इसको एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, एक आयनिक कंपाउंड डिसोसिएट करने के बाद जो बनाता है वो होता है हमारा क्या, aqueous solution. ठीक है, now magnesium does not react, magnesium does not react with cold water, instead it reacts with hot water to form magnesium hydroxide. ठीक है, नाउ क्या क्या था हमारे पास, सबसे पहला था सोडियम और पोटेशियम, तो ठंडे पानी में भी रिएक्ट कर लेते हैं, सोडियम और पोटेशियम तुम्हारे ठंडे कोल्ड वाटर में भी रिएक्ट कर लेंगे, मगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो तुम्हारा रिएक्ट थोड़ा कम वायलेंटली रिएक्ट करता है विद पानी।
ठीक है, मैग्नीशियम को कोल्ड पानी में रिएक्ट करा ही नहीं सकते, उसे क्या करना पड़ेगा, थोड़े से गर्म पानी में रिएक्ट कराना पड़ेगा। गर्म पानी में अगर तुम लिथियम सोडियम को रख रहे हो ना, इट विल बी इवन मोर वायलेंट। ठीक है, हाँ, लिथियम और सोडियम को अगर वाटर टेस्ट करना होता है हमेशा ठंडे पानी में किया जाता है, इवन इफ यू वांट टू डू इट। और तो उसमें भी तुम क्या करोगे, बहुत छोटा सा एक पीस जो है वो तो उसमें डालोगे, दैट्स इट, और कुछ नहीं। ठंडे पानी में रिएक्ट कराते हैं लिथियम और सोडियम को। फिर तुम्हारा कैल्शियम को भी ठंडे पानी में रिएक्ट करा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मगर जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को गर्म पानी चाहिए ही होता है, और कोई चारा नहीं है तुम्हारे पास। इंस्टेड इट रिएक्ट्स विद हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या है, अरे, हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस, OH के बाद 2 लगता है। मैग्नीशियम की वैलेंसी +2 होती है, याद रखो। ठीक है, मैग्नीशियम ऑल्सो फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर एज हाइड्रोजन गैस बबल्स प्रोड्यूस स्टिक टू द सरफेस ऑफ द मेटल। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैग्नीशियम का टुकड़ा है, इमेजिन करो तुम्हारे सामने पानी रखा हुआ है, एक मैग्नीशियम का टुकड़ा है। मैग्नीशियम के टुकड़े को जैसे ही तुमने पानी में डाला, उसने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना दिया, हाइड्रोजन गैस उसके सरफेस से बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, और उस सरफेस में उसके पूरे के पूरे चारों ओर हाइड्रोजन गैस निकलने के कारण क्या हो रहा है, एक फ्लोटेशन डिवाइस की तरह काम कर जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर क्या बोलते हैं, मैंने आदित्य को पूरा का पूरा जो फ्लोटिस जो होता है ना, जो हम लोग बच्चों को लगाते हैं, हाँ, फ्लोटिस डाल के मैंने उसे पानी में धकेल दिया, स्विमिंग पूल में डाल दिया, तो क्या होगा, आदित्य विल फ्लोट, है ना, तुम फ्लोट करोगे। उसी तरह से जो तुम्हारा मेटल है, मेटल क्योंकि उसके चारों तरफ से हाइड्रोजन गैस निकलते जा रहा है, बबल्स फॉर्म हो रहे हैं, इसके कारण क्या होगा, वो फ्लोट करता रहेगा पानी के ऊपर। ठीक है, सो ये है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की कहानी। मैग्नीशियम ऑल्सो रिएक्ट्स विद स्टीम टू फॉर्म ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। स्टीम क्या होता है, व्हाट इज स्टीम, किसको, पानी को, पानी को गर्म करने के बाद जो तुम्हारा वेपर प्रोड्यूस होता है, 100 डिग्री में रहने वाले पानी को हम लोग क्या बोलते हैं, गैसियस वाटर वेपर इज कॉल्ड स्टीम। नेक्स्ट, अगला, metals like aluminum, iron and zinc do not react either with cold or hot water, बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते, they react with steam to form metal oxides and hydrogen। मैग्नीशियम जो है गर्म पानी के साथ रिएक्ट कर रहा था और स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहा था, मगर अब यहाँ पे जिंक, आयरन और ऐसे जो मेटल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे। ठीक है, दे रिएक्ट विद स्टीम एंड फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, एल्यूमिनियम प्लस H2O इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, तुम्हारा Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस H2 गैस बाहर निकलेगा। उसी तरह से आयरन, आयरन प्लस H2O तुम्हारा क्या होगा, हाँ, आयरन ऑक्साइड Fe2O3 Fe3O4, आयरन फेरिक ऑक्साइड बनेगा तुम्हारा, फेरस ऑक्साइड नहीं बनेगा, फेरिक ऑक्साइड बनेगा Fe3O4 प्लस H2 गैस तुम्हारा बाहर निकल के आएगा। ठीक है, Fe3O4 में अनुष्का व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ आयरन, +3, हाँ, +3 ही रहेगा, उसका क्या बोलते हैं, ये इसको छोड़ दो, लाइक बेसिकली ये अलग, इसका स्ट्रक्चर वैसा नहीं है। ठीक है, आई विल ड्रॉ द स्ट्रक्चर लेटर, आगे बढ़ते हैं। नाउ लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल। तुम उसे ठंडे पानी में डालो, गर्म पानी में डालो, या फिर तुम स्टीम में डाल दो, वो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल रिएक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, नाउ thus the reactivity order of metals towards water is पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, पीबी क्या होता है, लेड, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है, नाउ रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स। मेटल्स तुम्हारे अब एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे, हाँ, एसिड के साथ देखते हैं, चलो। वो क्या करेगा, तुम्हारा एक सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, मेटल प्लस एसिड गिव्स यू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तुम्हारा जो मेटल है वो क्या करेगा, वो जो HCl है तुम्हारे पास, उसमें से हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा, इट विल रिमूव हाइड्रोजन और वो उसकी प्लेस ले लेगा। ठीक है, जिंक प्लस HCl गिव्स यू ZnCl2 प्लस H2 गैस। उसी तरह से आयरन
प्लस HCl गिव्स FeCl2 प्लस H2 गैस तुम्हारा बाहर निकल के आएगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एसिड का प्लेस ले रहा है। एसिड में जो हाइड्रोजन एटम है उसका जो रिप्लेसमेंट है वो है तुम्हारा आयरन, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, वी कॉल इट अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिर्फ बेसिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। नाउ द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस डिक्रीजेस इन द ऑर्डर ऑफ मैग्नीशियम, aluminium, zinc and iron. This shows the decreasing chemical reactivity of these given metals with dilute hydrochloric acid. However, copper does not react with dilute hydrochloric acid. Copper तो बिल्कुल react ही नहीं करता तुम्हारा, ठीक है, कॉपर तुम्हारा बिल्कुल रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस बबल्स डिक्रीजेस, तुम्हारा डिक्रीज कर रहा है, किसमें डिक्रीज कर रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ तुम्हारा मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट बहुत कम करता है आयरन के साथ कंपेयर टू मैग्नीशियम। ठीक है, तो ये वाला ऑर्डर भी तुम लोगों को याद करके रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स विथ डाइल्यूट HNO3, ये तुम्हारा एक्सेप्शन है, इसको चाहिए तो यहाँ पे स्टार मार्क करके रख लो, तुम्हारा एक क्वेश्चन आएगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डज नॉट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कौन सा मेटल तुम्हारा रिएक्ट नहीं करता है, कॉपर मेटल तुम्हारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, इसकी स्टोरी अभी तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगी, इसकी जो स्टोरी है थोड़ी देर में हमें तुम्हें बताऊंगा। नेक्स्ट, सो मेटल्स, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद HNO3, HNO3 क्या होता है आदित्य, क्या होता है, नाइट्रिक एसिड, इट इज नाइट्रिक एसिड तुम्हारा। ठीक है, नाउ हाइड्रोजन गैस इज नॉट evolved when a metal reacts with nitric acid. This is due to a strong oxidizing nature of nitric acid. Oxidizing nature क्या होता है, RF, what is an oxidation, oxidizing nature का मतलब क्या है, हाँ पहले चैप्टर में सीखी हो तुम, कि किसी और को ऑक्सीडाइज कर सकता है। श्रेयस, किसी और को ऑक्सीडाइज करते हुए क्या होगा, हम खुद क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। तो हाँ, तो इनका नाम क्या हो सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वेरी गुड। ठीक है, नाउ हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व क्योंकि तुम्हारा वो क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर दे रहा है, नाइट्रिक एसिड जो है वो ऑक्सीडाइज कर दे रहा है एसिड को, तुम्हारा जो H2 गैस था उसी को ऑक्सीडाइज कर दे रहा है। दिस इज ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ नाइट्रिक एसिड, इट ऑक्सीडाइजेस द H2, H2 जो बाहर निकल के आ रहा है उसी को वो ऑक्सीडाइज कर दे रहा है, हाँ, टू वाटर एंड इटसेल्फ गेट्स रिड्यूस्ड टू एनी ऑफ द नाइट्रोजन कंपाउंड्स। नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होते हैं उनमें वो क्या कर देगा, अपने आप को रिड्यूस कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे इमेजिन करो तुम्हारा मेटल रिएक्ट कर रहा है, मेटल ने रिएक्ट करके सॉल्ट तो बना दिया, मेटल ने रिएक्ट करके मेटल सॉल्ट बना दिया, मगर मेटल सॉल्ट बनाने के बाद वो क्या कर रहा है, हाँ, हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल रहा है, और हाइड्रोजन गैस जैसे ही बाहर निकल रहा है किसके कांटेक्ट में आ जा रहा है, पानी तो पूरा का जो जो आउटर जो सोल्यूशन है वो तो हमारा क्या है, वो हमारा डाइल्यूट HNO3 है ना, HNO3 है, और जैसे ही हाइड्रोजन गैस बाहर निकला वो क्या बोलते हैं, तुम्हारा नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके वो अपने आप को क्या बना देता है, वो अपने आप को ऑक्सीडाइज कर देगा, हाइड्रोजन गैस विल बी ऑक्सीडाइज्ड टू, दैट इज उसके अंदर एक ऑक्सीजन का एटम ज्वाइन हो रहा है टू फॉर्म वाटर, और तुम्हारा जो HNO3 है वो अपने आप को रिड्यूस करके NO, 9O2, N2O, ये तीनों में से कोई एक कंपाउंड बना दे। ठीक है, डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और NO मेरे को याद नहीं है। ठीक है, सो एक्सेप्शन केस, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज react with very dilute HNO3 to evolve H2 gas. Metals, HNO3 produces salt plus H2 gas. ठीक है, तो यहाँ पे अगेन एक एक्सेप्शन निकल के आ रहा है, क्या है, मैग्नीशियम और तुम्हारे HNO3, मैग्नीशियम और मैंगनीज दोनों के दोनों MnM याद करके रखे ना, MnM, ठीक है, MnM, M मैग्नीशियम, दूसरा M मैंगनीज, नीचे N जो है MnM, वो जेम्स का जो वो जो चॉकलेट है खाया तुमने, MnM, ठीक है, हाँ, यहाँ पे वो एंड होता है, मैंने MnM बोल रहा हूं, मैग्नीशियम मैंगनीज इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड, अपने बुक में कहीं पे साइड में लिख लो MnM, मैग्नीशियम, या ये है तुम्हारा मैग्नीशियम,
ये है तुम्हारा मैंगनीज और ये है तुम्हारा क्या, HNO3। ठीक है, मैग्नीशियम और मैंगनीज तुम्हारे HNO3 के साथ रिएक्ट ही नहीं करते। अंडरस्टूड? इट्स अ चीट। मैं पिछले 2 साल से यही बता रहा हूं लोगों को। दीस आर एक्सेप्शंस को, बहुत सारे एक्सेप्शंस जब तुम्हारे आ जाएंगे ना, सबको याद करना मुश्किल हो जाता है। तो निमोनिक्स बना सकते हो, चीट्स बना सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। चिट बनाने के लिए नहीं बोल रहा मैं, ठीक है, चीट्स बना सकते हो, चीट्स। ठीक है, अगला ये वाला समझ में आ गया। सो श्रेयस, हु डजंट रिएक्ट विद HCl? HCl के साथ कौन रिएक्ट नहीं करता है श्रेयस? अनुष्का, HCl के साथ कौन रिएक्ट नहीं करता है? कॉपर रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। और तुम्हारे HNO3 के साथ कौन रिएक्ट नहीं करता है? तुम्हारा मैग्नीशियम और मैंगनीज दोनों के दोनों रिएक्ट नहीं करते हैं। अंडरस्टूड? इज दिस क्लियर? ये टॉपिक क्लियर हो गया तुम्हारा? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, क्वरीजिया, ठीक है। क्वरीजिया जो होता है, इसकी एक अच्छी सी एक स्टोरी सुनाता हूं, ठीक है। वील गो बैक टू वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 से पहले की बात है। हाँ, जब तुम्हारा फ्रांस ऑक्यूपाई हो रहा था, ठीक है। फ्रांस वाज गेटिंग ऑक्यूपाइड बाय विच कंट्री? हाँ, नाजी जर्मनी, एग्जैक्टली, फ्रांस वाज गेटिंग ऑक्यूपाइड बाय नाजी जर्मनी। तो जहां के जो केमिस्ट थे ना, हाँ, जो केमिस्ट थे वो थोड़ा बहुत चिंतित हो गए थे, क्योंकि बहुत सारे नोबेल लॉरेट्स थे वहां पे, है ना। नोबेल लॉरेट्स कौन होते हैं? जिनको नोबेल प्राइज मिला होता है। और वो जो नोबेल प्राइज मेडल जो होता है ना, हाँ, वो प्योर गोल्ड होता है। वो इट इज प्योर गोल्ड। वो जो नोबेल प्राइज का मेडल होता है, इट इज प्योर गोल्ड। अब जब नाजी जर्मनी वाले लोग आए, तो ये साइंटिस्ट लोगों को लगा कि अरे हमसे ये सोना वो ले लेंगे, है ना। और इस डाउट में उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक नया कंपाउंड बना दिया, जिसको हम लोग बोलते हैं क्वरीजिया। क्वरीजिया इज अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक मिक्सचर है 3:1 के रेशियो में। अब उसके अंदर क्या होता है, तुम्हारा वो जैसे ही गोल्ड डल जाता है ना, वो पूरा का पूरा गोल्ड डिसॉल्व हो जाता है। हम लोगों ने क्या बोला है, गोल्ड प्लैटिनम ये सभी के सभी एसिड्स के साथ बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते, मगर ये जो कॉम्बिनेशन है तुम्हारा, एस दो अलग अलग एसिड्स का जो ये कॉम्बिनेशन है, ये रिएक्ट कर देता है तुम्हारा किसके साथ, गोल्ड के साथ रिएक्ट कर देता है। किया ताकि उन लोगों को पता ना चले। हाँ, एक काले रंग का लिक्विड था उनके पास, उन्होंने लगा अरे ये तो कोई केमिकल ही होगा। उनको थोड़ी पता था कि उस केमिकल के अंदर क्या है, सोना है। हाँ, यही हुआ। जब फ्रांस वापस क्या फ्रांस को जब ये मिल गया, फ्रांस व्हेन इट बिकेम इंडिपेंडेंट फिर से, हाँ, नाजी जर्मनी की तुम्हारा ऑक्यूपेशन से वो उसका छुटकारा मिल गया। तो इन साइंटिस्ट ने क्या किया, दे सेंट द गोल्ड, सबसे पहले गोल्ड को बाहर निकाला, ठीक है। देवर साइंटिस्ट, उनको पता था कैसे गोल्ड को बाहर निकालना है। दे टुक आउट द गोल्ड फ्रॉम द सोल्यूशन और उन्होंने उसे नोबेल प्राइज कमेटी को दिया और उन्होंने फिर से उसे मेडल बना के दिया। सो ये स्टोरी कभी भूलोगे नहीं तो, ठीक है। हाँ, एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये, ठीक है। सो एक्वारीजिया, इट इज अ मिक्सचर ऑफ व्हाट, यहाँ पे इट इज अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द रेशियो ऑफ 3:1। दैट इज, अगर तुम्हें 100 ml एक्वारीजिया बनाना है, तो तुम्हें 75 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना पड़ेगा और 25 ml ऑफ नाइट्रिक एसिड लेना पड़ेगा। तुम्हारा एक्वारीजिया रेडी है। कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए मगर, ठीक है। इट कैन डिसॉल्व गोल्ड इवन दो नाइदर ऑफ दिस एसिड्स कैन डू दिस अलोन, ठीक है। कभी कभी होता है ना, तुम लोग अगर किसी को पीटने जा रहे हो, ठीक है, मतलब क्या बोलते हैं, फाइट होती है, तो अकेले तो जाओगे नहीं, झुंड बना के जाते हो, है ना। हाँ, मतलब दिखाने के लिए कि हाँ मेरे पास इतने सारे लोग हैं, हाँ अब क्या कर लोगे, मेरे को मार के दिखा, मेरे को मार के दिखा, बोलते हैं ना। नहीं। तो यही चीज यहाँ पे भी हो रहा है, ठीक है। दो स्ट्रॉन्ग एसिड्स साथ में मिलके गोल्ड को बोल रहे हैं अब आके तुम्हें डिसॉल्व करेंगे हम, वरना इंडिविजुअली वो दोनों के दोनों गोल्ड को बिल्कुल डिसॉल्व नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। दे वर नॉट एबल टू डिसॉल्व द गोल्ड, ठीक है। एक सेकेंड श्रेयस, थोड़ा सा क्या बोलते हैं, शक्ल दिखा लो यार, ये कैसे बैठे हो, गेम खेल रहे हो क्या बीच में? ओके, सो इट इज अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर
of hydrochloric acid and concentrated nitric acid. ठीक है. Now it is one of the few reagents that is able to dissolve gold and platinum. समझ में आ गया? गोल्ड और प्लैटिनम को डिसॉल्व करने वाला एक केमिकल है, तो वो है क्वरेजिया. समझ में आ गया? नाउ रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स. ठीक है. हम लोग अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कैल्शियम को तुम्हारा कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करा दे. कैल्शियम क्या है? एक मेटल है. कॉपर सल्फेट क्या है? एक सॉल्ट सॉल्यूशन है. उन दोनों को अगर हम लोग रिएक्ट करा दें तो क्या हो जाता है? एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाता है. ठीक है. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे होता है पहले उसको समझ लेते हैं. ठीक है. नाउ रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्यूशंस ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स. Reactive metals can displace less reactive metals from their compounds in a solution or in molten form. ठीक है. लेस रिएक्टिव मेटल्स को हम लोग उन्हीं के घर से बाहर निकाल देते हैं. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा सबसे फेमस एग्जांपल क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर? कॉपर सल्फेट लिया तुमने, उसको क्या किया तुमने? जिंक के साथ रिएक्ट करा दिया. जिंक के साथ रिएक्ट कराया. जिंक के साथ रिएक्ट करने पर क्या हुआ? जो कॉपर सल्फेट थे, कॉपर और सल्फेट के बीच में जो बॉन्डिंग थी वो तुम्हारी टूट जाती है और जिंक उसकी जगह ले लेता है. क्यों? ये क्यों होता है ये चीज? दिस हैपेंस बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक. समझ में आ गया? कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक. जैसे अगर तुम पढ़ रहे हो, ठीक है, इफ यू आर ट्राइंग टू लाइक बी द टॉपर, ठीक है, तुम टॉपर बनने की कोशिश कर रहे हो, मगर अगर तुमने ज्यादा मेहनत नहीं की तो कोई और तुम्हारा प्लेस ले ले. someone else, someone who is working more harder than you, he will take your place. समझ में आ गया? तो जिंक जो है तुम्हारा क्या कर रहा है? कॉपर का प्लेस ले रहा है. ठीक है. अभी ओके. इफ हाँ, if metal A is more reactive than metal B, then it will be displaced. It will displace B from its solution as follows. So हमारे पास क्या है? यहाँ पे Cu है प्लस AgNO3. ठीक है. Cu प्लस AgNO3 है. AgNO3 का कैसे हम लोग इसको बोलेंगे? What is AgNO3? Ag सिल्वर. सिल्वर नाइट्रेट तुम्हें क्या देगा? हाँ, कॉपर प्लस सिल्वर नाइट्रेट विल गिव यू CuNO3 द होल ट्वाइस. नाइट्रेट का तुम्हारा -1 होता है. कॉपर नाइट्रेट प्लस तुम्हारा 2 सिल्वर देगा तुम्हें. ठीक है. सो यहां पे क्या हो रहा है? तुम्हारा जो सिल्वर है, सिल्वर का पोजीशन कॉपर उठा के बैठा हुआ है. ठीक है. इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? वी कॉल दिस अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं. एक मेटल दूसरे मेटल को उसी के सॉल्ट से बाहर निकाल दे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. नेक्स्ट यहां पे इन जनरल chemical reactivity of metals is characterized by their tendency to lose electrons and formation of cations. The more reactive metals will have greater tendency to lose electrons. ठीक है. Hence, the reactivity series or activity series is a list of metals arranged in the order of their decreasing reactivity. हमारा इस ये पूरा का पूरा जो सीरीज है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट द रिएक्टिविटी सीरीज. सबसे ऊपर तुम्हारा मोस्ट रिएक्टिव होता है और सबसे नीचे तुम्हारा लीस्ट रिएक्टिव होता है. इसका भी मेरे पास एक निमोनिक है. ठीक है. metals, the metal that are placed above hydrogen are called most reactive metals. ठीक है. most reactive metals जो तुम्हारा हाइड्रोजन बीच में है ना, इसके ऊपर जितने भी तुम्हारे मेटल्स है, दे आर ऑल वेरी वेरी रिएक्टिव. बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं. एंड द मेटल्स दैट आर प्लेस्ड below hydrogen are called least reactive metals. Example, noble metals, gold and platinum. Now हमारे पास कौन कौन से मेटल्स दे रखे हैं? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्कुरी, सिल्वर एंड गोल्ड. इसको याद कैसे रखना है? देखो, हंसना मत. ठीक है. अरे वीडियो ऑन कर लो. हंसना मत. ठीक है. अभी सुनोगे सुनोगे तो हंसी आएगी ही आएगी. देखो
कटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जेन फरारी। कटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जेन फरारी, फिर भी हाई क्यों, फिर भी हाई क्यों मिली, मिली इस मरकरी, मिली सिल्वर ऑडी, फिर भी हाई क्यों मिली सिल्वर ऑडी। ये एक निमोनिक है, ये मेरे को मेरे स्टूडेंट ने मेरे को सिखाया था। आरानिस जानते हो ना, आरानिस। हाँ हाँ, आरानिस ने मेरे को सिखाया था ये। मैं जब पिछले साल पढ़ा रहा था, आरानिस कहीं से वो ये ढूंढ के आया था ये वाला निमोनिक, और उसने मेरे को सिखाया। ठीक है, कटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जेन फरारी, फिर भी हाई क्यों मिली सिल्वर ऑडी। ठीक है, इसको बार बार बोलते रहो। ठीक है, ये एक रिएक्टिविटी सीरीज का 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। वो बोलेंगे कि ये क्या ये रिएक्शन मुमकिन है, क्या ये रिएक्शन मुमकिन नहीं है। कटरीना ने, यहां पे देखो, देखो देखो, कटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जेन फरारी, फिर भी, फिर भी हाई क्यों मिली सिल्वर AUDI। ठीक है, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, फिर भी हाई, हाइड्रोजन क्यों, ये क्या है तुम्हारा कॉपर। ठीक है, कॉपर को KYUN मत लिखो, CYUN, फिर भी क्यों मिली सिल्वर ऑडी। ठीक है, क्यों मिली सिल्वर ऑडी, इसको याद करके रखने का एक तरीका है। मैं तुम लोगों को एक वॉइस नोट भी भेज दूंगा, वॉइस नोट जब मैं भेजूंगा उसको तुम बार बार सुनते रहना। ठीक है, हंसना है हंसो, कुछ भी करना है करो, 2 नंबर पक्के हैं। जिसने ये निमोनिक याद कर लिया उसके फाइनल्स में 2 नंबर पक्के हैं। सिल्वर ऑडी अब, ठीक है, तो ये है हाईली रिएक्टिव, ये है लीस्ट रिएक्टिव। अब यहाँ पे हमारा फेमस जो हमारा रिएक्शन है उसको देखते हैं। ठीक है, दैट इज Zn प्लस CuSO4 gives you ZnSO4 प्लस Cu। अब यहाँ पे देखो, तुम्हारे पास जिंक कहां पे है, जिंक कहां पे है तुम्हारे पास, जिंक यहाँ पे है, कॉपर तुम्हारा यहाँ पे है। जिंक जो है कॉपर के ऊपर है, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है जिंक तुम्हारा। कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण क्या हो जाता है, वो जिंक जो है तुम्हारे कॉपर को उसी के घर से बाहर निकाल सकता है। उसी तरह से देखो, कॉपर, कॉपर प्लस AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, ये क्या दे देगा तुम्हें, CuNO3 होल ट्वाइस प्लस तुम्हारा क्या, Ag। यहां पे देखो कॉपर, वेयर इज कॉपर, कॉपर तुम्हारा यहां पे है, और सिल्वर कहां पे है, यहां पे है। कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, क्योंकि कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है सिल्वर से, तो तुम्हारा रिएक्शन प्रोसीड करेगा। अब यहां पे देखो, एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, एक और एक्सपेरिमेंट, यहां पे है तुम्हारे पास Cu प्लस ZnSO4 गिव्स यू, क्या देगा, गलत, गलत। Cu कहां पे है, कॉपर नीचे है, और जिंक कहां पे है, जिंक ऊपर है। कॉपर लेस रिएक्टिव देन जिंक है। अगर एक लेस पावरफुल बंदा मोर पावरफुल बंदे को अपने घर से बाहर निकाल सकता है, नहीं कर सकता है ना। तो कॉपर बीइंग लेस रिएक्टिव देन जिंक, नो रिएक्शन विल हैपन। ये 2 अक्षर लिखने के लिए 1 नंबर मिलता है, नो रिएक्शन, बस। और उसके बाद नो रिएक्शन लिखने के बाद मैं हमेशा बोलता हूं कुछ थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दो, बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, देयरफॉर द रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस, फिनिश्ड। 1 नंबर मिल गया तुम्हें। हाँ, इस वाले रिएक्शन में नहीं था, यहां पे Zn, ये देखो, ये है Zn और प्लस CuSO4 है, ये कॉपर का घर है।
जिंक आया एक मेहमान है, ठीक है, जिंक आया एक मेहमान है और वो कॉपर के पास जा रहा है, कॉपर के घर में कॉपर सल्फेट के पास जा रहा है, तो क्या करेगा, वो कॉपर को ही घर से बाहर निकाल देगा, प्लस तुम्हारा जिंक, सॉरी CuSO4, सॉरी क्या लिख रहा हूं मैं, ZnSO4 प्लस Cu। समझ में आया? क्लियर है ये बात? 100% अच्छे से समझ में आया ये? हाँ, आगे। Hydrogen also has non-metallic properties, but due to its electropositive nature, it has been placed in the reactivity series. समझ में आ गया? ये सारे के सारे मेटल्स की प्रॉपर्टीज है। अब आता है तुम्हारा कौन? नॉन मेटल। ठीक है, नॉन मेटल का काम क्या होता है? देखो, हाँ, दोज एलिमेंट्स विच फॉर्म एनायंस, एनायंस जो बनाते हैं वो तुम्हारे क्या होते हैं? दे आर नॉन मेटल्स। समझ में आ गया? जो एनायंस बनाते हैं अनुष्का, ठीक है, आयरन की वैलेंस, आयरन आयरन क्या क्या बना सकता है? कौन कौन से आयंस बना सकता है? आयरन जो है कौन कौन से आयंस बना सकता है? वही वही अनुष्का, कौन कौन से? श्रेष्ठ तुम बताओ रे। +2 और +3, एग्जैक्टली, +2 और +3, Fe2+ और Fe3+ बना सकता है। ओके, नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स क्या क्या है हमारे पास? लस्टर, नो, नॉन मेटल्स डू नॉट हैव एनी लस्टर, ठीक है, एक्सेप्ट आयोडीन क्रिस्टल्स, ठीक है, डायमंड, ग्राफाइट एंड आयोडीन हैव लस्टर इवन दो दे आर नॉन मेटल्स। अगेन क्या है? एक्सेप्शन है तुम्हारा, सभी के सभी एक्सेप्शंस पे फोकस करो, एक्सेप्शंस के ऊपर ही क्वेश्चंस आते हैं तुम्हारे, ठीक है। फिजिकल स्टेट, दे कैन बी एनीथिंग, सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं, गैस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, सॉलिड और गैसेस। लिक्विड में कौन है तुम्हारा? मैंने लिक्विड किस लिए बोला है? बिकॉज ब्रोमीन जो होता है वो रूम टेम्परेचर में क्या होता है? एक लिक्विड होता है, इसलिए तुम कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो कि तुम्हारा जो नॉन मेटल्स है, दे कैन एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। सॉलिड स्टेट का एग्जांपल क्या दोगे तुम? कार्बन का एग्जांपल दे सकते हो, कोयला, हाँ, प्योर कोल, कोक, कोक जो बोलते हैं उसे प्योर कोक, प्योर कोल होता है ना कोक, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल इज कॉल्ड कोक, ठीक है, हाँ। उसी तरह से तुम्हारा लिक्विड में ब्रोमीन हो गया, और गैस में तो तुम्हारे पास कितने सारे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सारे, सॉरी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे सारे गैसेस मौजूद है तुम्हारे पास। नाउ मैलिबिलिटी, हाँ, लिक्विड में सिर्फ और सिर्फ ब्रोमीन है, और ये लिक्विड में सिर्फ और सिर्फ ब्रोमीन होने के कारण इसकी जो प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन में आने की वो बहुत ज्यादा हो जाती है। एक ही है पूरे के पूरे नॉन मेटल्स के अंदर, एक ही एलिमेंट है जो क्या है? लिक्विड है। अंडरस्टूड? सो नॉन मेटल्स आर ब्रिटल इन नेचर। अगला क्या है? मैलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी। मैलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी तुम्हारे होते ही नहीं है, ठीक है, हाँ। नॉन मेटल्स आर नाइदर मैलिबल नॉट डक्टाइल। डायमंड को तुम जोर से क्या बोलते हैं, मार दो इन प्रेशर, वो भी टूट जाएगा, ठीक है। डायमंड, डायमंड को तुम एक हार्ड प्रेस के थ्रू रखो, वो भी शैटर हो जाएगा, मगर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है, वो भी शैटर हो जाता है। दे आर ब्रिटल इन नेचर, ठीक है, दे आर, वो टूट जाते हैं तुम्हारे, ठीक है। ब्रिटलनेस, हम लोगों ने मेटल्स में एक ये पढ़ा था, हार्डनेस, है ना, उसी तरह से नॉन मेटल्स के अंदर होता है तुम्हारा ब्रिटलनेस। नॉन मेटल्स आर ब्रिटल इन नेचर। फॉर एग्जांपल, सल्फर इज ब्रिटल सॉलिड, इफ इट इज हैमर्ड इट ब्रेक्स इनटू पीसेस। हाँ, छोटे 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 टुकड़ों में वो क्या कर जाता है? अपने आप को सेपरेट कर देता है। इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, नॉन मेटल्स आर जनरली पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, ठीक है। एक्सेप्शन कौन है यहाँ पे? ग्राफाइट। ग्राफाइट एंड एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये तुम्हारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में जब हम लोग फाइनली ग्राफाइट के स्ट्रक्चर के बारे में सीखेंगे, when we will understand the structure of graphite, तब हमें क्या पता चलेगा? तब हमें पता चलेगा कि हमारा जो कार्बन है वो जो इन द ग्राफाइट फॉर्म कैसे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है। हाँ, सिंपल आंसर ये है कि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कार्बन हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन में काम करता है। दैट्स इट। अगला, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट।
Generally non-metals have very low melting and boiling point, but non-metals that are solids have comparatively higher boiling point, एक higher boiling point रहता है उनके पास। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये क्या है तुम्हारा, what is B, boron, Si, silicon, C, carbon. Exactly, the gases like nitrogen, oxygen, carbon dioxide, etc., which are constituent of air, are all poor conductors of electricity. हर कोई तुम्हारा बहुत बहुत बकवास कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है तो, ठीक है। सो ये है हमारे थोड़े बहुत एक्सेप्शंस और थोड़े बहुत प्रॉपर्टीज हमारे नॉन मेटल्स के। अगेन अगेन आई एम टेलिंग यू, फिर से बोल रहा हूं, प्लीज एक्सेप्शंस पे ज्यादा फोकस करो। एक्सेप्शंस इज द की। अगर तुम्हें सारे के सारे एक्सेप्शंस मालूम है तो तुम एटलीस्ट, मैं गारंटी से कह सकता हूं, एक नंबर एमसीक्यू में आएगा ही आएगा। लिख के रख लो, एक एक्सेप्शन तो आना ही है, ठीक है। Chemical properties of non-metals. Non-metals do not react with water, steam or dilute acids to devolve hydrogen gas. वो इवॉल्व नहीं करते जिस तरह से मेटल्स करते हैं। मेटल्स प्लस HCl गिव यू मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस दे रहे थे, वैसा तुम्हारा रिएक्शन यहाँ पे नहीं होगा। ऑन हीटिंग देम रेडली दे फॉर्म ऑक्साइड्स एंड और सॉल्ट्स विद कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स। एसिड के साथ अगर तुम उसे हीट कर दोगे तो तुम्हारा क्या बनेगा, वो ऑक्साइड बना देगा और तुम्हारा ये बना देगा ऑक्साइड, और क्या सॉल्ट बना सकता है तुम्हारे, ठीक है। नाउ जैसे सल्फर हो गया, सल्फर को तुमने क्या किया है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, इन दोनों रिएक्शन को स्टार मार्क कर लो, ठीक है। दोनों रिएक्शंस को स्टार मार्क कर लो। का है ये का सल्फर प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, अगर हम ऐसा हीट कर दे तो हमें क्या मिलेगा, SO2 गैस बाहर निकल के आएगी। SO2 गैस क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस H2O लिक्विड। उसी तरह से सल्फर प्लस HNO3, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, दोनों के केस में कॉन्सेंट्रेटेड होना बहुत जरूरी है। और अगर मुझे हीट कर दे तो हमें क्या मिलेगा, H2SO4, ठीक है, प्लस NO2 प्लस H2O। प्लीज 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 इस रिएक्शन को बहुत ध्यान से सुनो, ठीक है, बहुत ध्यान से इसको समझने की कोशिश करो, ठीक है। एक सेकेंड, एक ये जो रिएक्शन है, नेम द फॉलोइंग रिएक्शन इन विच an element is reacted with concentrated nitric acid and after the reaction brown reddish brown fumes are visible। ऐसे ही रिएक्शन आता है, reddish brown fume। complete the following reaction, explain what is happening in the reaction। क्या तुम्हारा रिएक्शन के अंदर हो रहा है वो तुमसे पूछ बताता है, ठीक है। हीट देके इतने ही क्लूज दिए रहेंगे तुम्हें, है एक एक एलिमेंट है, उसको तुमने कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट कराया, और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट कराते वक्त तुमने हीट प्रोवाइड किया, हीट दिया, और हीट देने के कारण क्या हुआ, तुम्हारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक रेडिश ब्राउन कलर का तुम्हारा एक गैस प्रोड्यूस होता है। और वो गैस प्रोड्यूस हुआ, वो ये भी नहीं बोलेंगे कि कौन उस गैस का नाम क्या है, दे विल नॉट से दैट, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें वो पूरा का पूरा एक तरह से मेमोराइज करके रखना है, ताकि ऐसा क्वेश्चन आए तो तुम डायरेक्टली उस रिएक्शन को लिख सको, ठीक है। अगला, नॉन मेटल्स ऑल्सो शो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस लाइक मेटल्स, ठीक है। जैसे क्लोरीन प्लस NaBr, ये NaBr क्या है, सोडियम ब्रोमाइड, दैट इज लिक्विड। इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, हमारा NaCl प्लस Br2, ठीक है। तुम्हारा बेसिकली एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है बिटवीन अ नॉन मेटल एंड अ सॉल्ट। NaBr तुम्हारा एक सॉल्ट है, इन दोनों के साथ रिएक्ट करके तुम्हारा क्या बन रहा है, सोडियम क्लोराइड एंड ब्रोमीन गैस, अनदर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको याद करके रख लेना। नाउ मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड। मेटल्स जो होते हैं क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाँ बोलो, ठीक है। मेटल्स जो होते हैं तुम्हारे क्या होते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, वेराज नॉन मेटल्स तुम्हारे क्या करते हैं, एसिडिक ऑक्साइड बना देते हैं, ठीक है। नाउ कौन से दो मेटल्स थे जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बना रहे थे, नहीं, वो तो मेटल ही नहीं है। कौन से दो मेटल्स है, एल्यूमिनियम और जिंक। एल्यूमिनियम और जिंक जो होते हैं, दोनों के दोनों क्या बनाते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। अनुष्का, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स का डेफिनेशन बोलना एक बार।
when reacted with an acid and a base respectively. बेस के साथ एसिड की तरह रिएक्ट करेगा और एसिड के साथ बेस की तरह रिएक्ट करेगा। ठीक है, अगला। ओके, अगला। नाउ रिएक्शन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके क्या करते हैं? फेमस एग्जांपल क्या है हमारा? सोडियम क्लोराइड। सोडियम एक मेटल है, क्लोरीन एक नॉन मेटल है, दोनों के दोनों रिएक्ट करके क्या बनाए? कॉमन सॉल्ट, सॉल्ट बना दिए वो। ठीक है, एक मेटल और एक नॉन मेटल यूजुअली जब रिएक्ट करते हैं दे प्रोड्यूस एन आयनिक कंपाउंड। ठीक है, रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स इज अ टेंडेंसी टू अटेन अ कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल। thus each element wants to have completely filled valence shells, that is 2 or 8 electrons in their outermost shell। किन एलिमेंट्स के आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होके भी स्टेबल होते हैं वो लोग? हीलियम और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भी तो क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन लेके 2 बना के स्टेबल हो जाएगा, है ना? तो हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ दो। हाँ, लिथियम भी आ सकता है क्योंकि लिथियम तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन देके भी क्या बना क्या? हाँ, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, बोरॉन तक जा सकता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, all of them can either gain electrons or lose electrons to form the stable compound. Metals have a tendency to lose electrons to form cations। अनुष्का तुम्हें देख के बोल रहा हूं मैं, ठीक है? हाँ हाँ, electrons lose electrons to form cations and non-metals have a tendency to gain electrons to form anions। When metals and non-metals react with each other, they then both of them tries to achieve completely filled outermost shells by transfer of electrons। सोडियम तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देगा जिसके कारण सोडियम पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और क्लोरीन तुम्हारा नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। This type of chemical bond formed by a complex transfer of electrons for a complete transfer of electrons from one atom to the other is called an ionic bond or an electrovalent bond। जो तुम्हारा आयनिक बॉन्ड होता है ना, ये एक क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम। आयनिक बॉन्ड जो होता है तुम्हारा कोवेलेंट बॉन्ड से बहुत बहुत अधिक स्ट्रांग होता है। इट इज स्ट्रॉन्गर देन शेयरिंग। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज वेरी मच स्ट्रॉन्गर देन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, हाँ, एन आयनिक कंपाउंड हैज अ हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर टू दैट ऑफ अ तुम्हारा कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड की क्या होती है? मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाती है। ठीक है, द कंपाउंड फॉर्म्ड इन दिस मैनर बाय ट्रांसफर ऑफ electrons from a metal to a non-metal are known as ionic compounds or electrovalent compounds। Example, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ये तो तुम्हें पता है, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारा सोडियम से तुम्हारा क्लोरीन के पास जाएगा टू फॉर्म क्या? इट विल फॉर्म तुम्हारा आयनिक कंपाउंड। इसको बनाते कैसे हैं? सबसे पहले अगर तुमसे ये रिएक्शन पूछा जाए तो तुम्हें 3 अलग अलग स्टेजेस में बनाना है। ठीक है, दैट इज यू हैव टू मेक इट इन 3 डिफरेंट स्टेजेस। सबसे पहले सोडियम को सोडियम आयन बनते हुए दिखाना है, सोडियम को सोडियम आयन बनते हुए दिखाना है। उसी तरह से क्लोरीन को एक क्लोरीन आयन बनते हुए दिखाना है। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो भी एक्सप्लेन करना है। सोडियम के आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है तो वो एक इलेक्ट्रॉन देगा तो ही वो स्टेबल हो पाएगा। क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो ही वो स्टेबल हो पाएगा। यू हैव टू राइट ऑल ऑफ दिस इन डिटेल। डिटेल में लिखना होता है इसको, ठीक है? यू हैव टू राइट ऑल ऑफ दिस इन डिटेल। नाउ in sodium and chlorine react with each other by losing and gaining electrons। ठीक है, अब यहां पे क्या हो रहा है? this is the electron dot structure बोला जाता है इसको। ठीक है, we call this the electron dot structure। जहां पे क्या हो रहा है? तुम्हारा डॉट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, यहां पे जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज हाउ यू विल मेक इट। सोडियम के आउटरमोस्ट शेल में क्या लिखोगे? एक इलेक्ट्रॉन है लिखोगे तुम यहां पे, और क्लोरीन के पास एक डॉट और क्रॉस ऐसे लिख दो। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। सोडियम क्या करेगा? अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा जिसके कारण क्या हो जाएगा? ये Na+ हो जाएगा और Cl यहाँ पे एक डॉट, एक क्रॉस
और ऐसा करते क्यों है पता है हमें? वी डू इट लाइक दिस टू शो कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये सोडियम से आया है और ये बाकी के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सभी के सभी तुम्हारे क्लोरीन से आए हैं। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है ये बात? ओके, समझ में जिसको नहीं आया पूछ सकता है। ठीक है, नाउ फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड का खुद से बना ले एक बार। हाँ, लेट्स ट्राई टू मेक इट टुगेदर। सो मैग्नीशियम का बैलेंस ये क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2 8 2, है ना? सो मैग्नीशियम के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो वो क्या करेगा, ये तुम्हारा Mg2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बना देगा। उसी तरह से क्या होगा, क्लोरीन जो है, ठीक है, क्लोरीन प्लस यहां पे क्लोरीन का क्या होता है 2 8 7 प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो क्या बना देगा Cl माइनस। ठीक है, ये दोनों रिएक्शंस को एक्सप्लेन करके लिख दिया तुम लोगों ने। फिर उसके बाद सिंपल है, ऑल यू हैव टू डू इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखाना है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास एक मैग्नीशियम है, यहाँ पे भी एक मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 क्लोरीन है और यहाँ पे भी एक क्लोरीन है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ चला गया, जिसके कारण हमें क्या मिला, यहाँ पे Mg2 प्लस और यहाँ पे एक क्लोरीन जो है तुम्हारे पास ऐसा Cl, एक क्लोरीन इसने लेके बैठा हुआ है ऐसे करके। अरे एक मैग्नीशियम 2 क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है ना, इसलिए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं MgCl2। एक मैग्नीशियम जो है, एक मैग्नीशियम तुम्हारे 2 अलग अलग क्लोरीन एटम के साथ रिएक्ट करेगा। अंडरस्टूड? ठीक है, ओके। सो यू विल गेट मैग्नीशियम क्लोराइड। ये तुम्हारा आता है 2 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, दिस इज अ 2 मार्कर, वेरी सिंपल। अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद है तो, अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता है जैसे 2 2 1 2 2 या फिर 2 8 2 8 1, ऐसे तुम्हें अगर सभी के सभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आते हैं तो अगेन 2 नंबर पक्का है तुम्हारे लिए। अंडरस्टूड? 2 नंबर पक्का है। चलो नाउ अगला, properties of ionic compounds. Some important properties of ionic compounds are as follows. Physical nature. Ionic compounds are hard crystalline solids. ये जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्यों बोला जाता है इनको? बिकॉज इनका जो स्ट्रक्चर होता है ना लिटरली क्रिस्टल स्ट्रक्चर का होता है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे को मैंने एसिड्स एंड बेसिस वाले स्ट्रक्चर में भी बताया था मैंने कि यहाँ पे तुम्हारे पास एक सोडियम होता है, सोडियम के चारों ओर ऊपर और नीचे भी क्लोरीन होता है और क्लोरीन के चारों ओर यहां पे और ऊपर और नीचे भी तुम्हारे पास क्या होता है, यू हैव सोडियम। ठीक है, सोडियम के हाँ एक लैटिस स्ट्रक्चर, क्रिस्टलाइन लैटिस स्ट्रक्चर बन रहा है। इसलिए जब हम लोग सॉल्ट को देखते हैं वो चमक क्यों दिखती है हमें, बिकॉज इट्स ए क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे ऊपर ऊपर की तरफ एक अगर मैं सोडियम हूं, ऊपर एक क्लोरीन है, मेरे पैर के नीचे एक क्लोरीन है, मेरे लेफ्ट साइड में क्लोरीन है, मेरे राइट साइड में क्लोरीन है, मेरे आगे क्लोरीन है और मेरे पीछे क्लोरीन है। इस तरह से एक पूरा का पूरा वेब बन रहा है, जिसके कारण मैं एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट नहीं कर रहा हूं। आई एम नॉट एग्जिस्टिंग एज एन इंडिविजुअल मॉलिक्यूल। जैसे H2O, मैं ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पे एक क्या बोलते हैं, आई हैव होल्ड ऑन टू वन ये हाइड्रोजन एटम हियर, और यहाँ पे भी मैंने क्या कर रखा है, एक हाइड्रोजन एटम होल्ड करके रखा हुआ है, और यही मेरी दुनिया है। दिस इज माई लाइफ। मैं किसी और वाटर मॉलिक्यूल के साथ फिजिकली अटैच्ड नहीं हूं। ठीक है, मगर आयनिक कंपाउंड ऐसे नहीं होते। आयनिक कंपाउंड्स के चारों तरफ उनके काउंटर पार्ट्स रहते हैं। ठीक है, चारों तरफ बोलना भी क्या, टेट्रा वो कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट है, वो अलग है। वो भी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, हमारा दांत है ना ये, देखो, इट इज हाँ हाँ एग्जैक्टली, तुम्हारा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है। नाउ these compounds are generally brittle and break into pieces when pressure is applied. एक रॉक के टुकड़े के ऊपर तुम एक हैमर से मारो, वो
ग्लास की तरह टूट जाएगा तुम्हारा, वो बहुत ज्यादा ब्रिटल होते हैं। अगला, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। दीज कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बहुत ज्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट रहता है इनका। तुम्हारा जो सॉल्ट है ना, सॉल्ट को मेल्ट करने के लिए उसे 800 डिग्री तक ले जाना पड़ेगा। सॉल्ट तुम्हारा, तभी उसे हम लोग मॉल्टन सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है, मॉल्टन सॉल्ट। हाँ, 800 डिग्री तक एग्जैक्टली, ठीक है। चीनी को अगर मेल्ट करना है तो क्या करोगे? हाँ, नॉर्मल तवे पे थोड़ा सा हीट दे दो, वो तुम्हारा कैरामल बन जाएगा, लिटरली इट विल स्टार्ट टू मेल्ट एंड कैरामलाइज इटसेल्फ, ठीक है। अगर सोडियम क्लोराइड, नमक को अगर तुम्हें पिघलाना पड़ेगा तो 800 डिग्री हाई टेम्परेचर में लेके जाना पड़ेगा, वेरी हाई टेम्परेचर, मॉल्टन सॉल्ट बोलते हैं उसे, ठीक है। अगला, these compounds they have very high melting and boiling point, क्यों? क्योंकि अगेन आई एम टेलिंग यू, आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू आने के कारण एक के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरे के पास नेगेटिव चार्ज होता है, और पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को बहुत जोर से पकड़ के रखे हुए होते हैं, और इस जोर की जो पकड़ है, इसको तोड़ना बहुत बहुत मुश्किल होता है। इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक देम, मगर अगर तुम उसे पानी में डाल दो तो ऐसे ही टूट जाएंगे। पानी में डाल दो, दे विल डिसोसिएट इटसेल्फ। समझ में आ गया? अगला, so why do they have very high melting boiling point? Because the ionic bonds are very very strong, उनको तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। अगला, so solubility, electrovalent compounds are soluble in water and insoluble in organic solvents like kerosene। आसानी से तुम पानी में मिला सकते हो, मगर केरोसिन के अंदर मिलेंगे नहीं, क्योंकि एक पॉलिसी होती है, इसको हम लोग बोलते हैं रूल, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। लाइक डिसॉल्व्स लाइक का मतलब क्या होता है पता है? जो तुम्हारा आयनिक कंपाउंड है ना, यहाँ पे द आयनिक कंपाउंड दैट यू हैव, फॉर एग्जांपल NaCl ले लेते हैं, ठीक है। NaCl ले लिया, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। नाउ पानी जो होता है, मैंने तुम्हें पिछले क्लास में भी दिखाया है कि ऑक्सीजन जो होता है ऐसे, यहाँ पे जो हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होता है। ऑक्सीजन एक सेल्फिश एलिमेंट होने के कारण वो क्या करता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो शेयरिंग हो रही थी, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही थी, वो उसे अपने तरफ खींच लेता है। जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में थी, उसे अपनी तरफ खींच लेता है, जिसके कारण यहाँ पे जो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे, वो क्या हो जाते हैं, दे मूव टुवर्ड्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के करीब चले जाते हैं। और यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ये तुम्हारा ऑक्सीजन के करीब चले जा रहा है। अब इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे ऑक्सीजन के करीब जाने के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे इसके पास एक नेगेटिव चार्ज आ जा रहा है, और यहाँ पे तुम्हारे पास पॉजिटिव चार्ज आ जा रहा है। सो हुआ ना ये पोलर मॉलिक्यूल, एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दिखने को मिल रहे हैं, और इसी के कारण क्या होता है, ये आयनिक कंपाउंड्स को आसानी से अपने अंदर डिसॉल्व कर पाता है। लाइक तुम्हारा ये जो सोडियम क्लोराइड है, ये एक आयनिक मॉलिक्यूल है। तुम्हारा H2O जो है, वो क्या है, एक पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर मॉलिक्यूल मतलब उसके पोल्स होते हैं, दैट इज एक साइड उसका पॉजिटिव होता है, दूसरा सेंटर उसका नेगेटिव होता है, पोलर मॉलिक्यूल। क्योंकि ये दोनों के दोनों लाइक सब्सटेंसेस है, दोनों के पास चार्जेस है, तो वो एक दूसरे को आसानी से डिसॉल्व कर पा रहे हैं, दे आर एबल टू इजीली डिसॉल्व ईच अदर। समझ में आ गया? केरोसिन के पास ऐसा कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आता नहीं है, एक सेकंड रुको, केरोसिन के पास ऐसा कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आता नहीं है, जिसके कारण क्या होता है, सॉल्ट तुम्हारा केरोसिन में डिसॉल्व होता ही नहीं है। आज तुम्हारा क्वेश्चन, क्वेश्चन बोलो। अच्छा, तुम ऐसे हाथ ऊपर करके बैठे थे ना, तो मैं बस पूछ रहा हूँ क्वेश्चन क्या था। ठीक है, फाइन, मैं ही अंधा हूं। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आयनिक और इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट दे कंडक्ट ओनली इन मॉल्टन और एक्वा स्टेट। या तो तुम उसे पानी में मिलाओ, या तो तुम क्या करो, उसे मेल्ट कर दो। सॉलिड स्टेट में बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। हाँ, सॉलिड स्टेट में एसिड्स एंड बेसिस में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, तुम्हारे जो एसिड्स और बेसिस और सॉल्ट्स तुम्हारे कैसे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, बाय द लिटरल मूवमेंट ऑफ आयंस।
सोडियम तुम्हारा कैटायन है तो वो कैथोड की तरफ भागता है, तुम्हारा क्लोरीन तुम्हारा एनायन है तो वो तुम्हारे एनोड की तरफ भागता है, जिसके कारण क्या होता है, मूवमेंट ऑफ तुम्हारा क्या होता है, मूवमेंट ऑफ चार्जेस हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है, इलेक्ट्रिसिटी गेट्स कंडक्टेड। तो वो सिर्फ और सिर्फ कब मुमकिन है, जब तुम्हारा जो सॉल्ट है, ठीक है, जब तुम्हारा जो वो आयनिक कंपाउंड है, या तो वो पिघला हुआ है, उसके मॉल्टन स्टेट में है, पिघला हुआ मतलब मॉल्टन स्टेट में है, या फिर वो क्या है, पानी में मिला हुआ, एग्जैक्टली exactly, ठीक है, पानी में मिला हुआ है। Now, a solution of ionic compounds in water contains ions which move to the opposite sides oppositely charged electrodes when electricity is passed through it. In molten form, the electrostatic forces of attraction between positively charged ions are overcome due to heat. ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज आयंस पे जो तुम्हारा ये है वो तुम्हारा ओवरकम हो जाता है एंड देन दे स्प्लिट इनटू आयंस, ठीक है, दिस इज द रीजन ड्यू टू विच आयंस मूव फ्रीली एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो पहले वाला केस क्या था, पहले वाले केस में तुम्हारा जो आयनिक कंपाउंड है जब हम उसे पानी में मिला रहे थे तो क्या हुआ, वो एक एक अपनी तरफ चले गए, एक कैटायन बन गया, एक एनायन बन गया, ठीक है। मगर दूसरा केस क्या है, जब हम उसे इतना ज्यादा गर्म कर देते हैं कि वो फिजिकली क्या कर लेता है, अपने आप को मेल्ट कर देता है, तो वो उस समय भी आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है, वो उस समय भी अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाता है और वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पा रहा होता है। आई होप ये टॉपिक तुम्हें समझ में आ गया। ये एक 3 नंबर का टॉपिक है, ये सिर्फ और ये सिर्फ एक क्वेश्चन जिसके अंदर तुम्हें डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करना होता है, यू हैव टू एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। ये आया भी है 3 नंबर में, explain why ionic compounds are able to conduct electricity and when do ionic compounds are unable to conduct electricity, solid state में they are not able to conduct electricity, सिर्फ और सिर्फ aqueous और molten state में ही वो अपने इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू कंडक्ट कर पाते हैं, वरना किसी और स्टेट में वो नहीं करेंगे। ये लॉजिक क्रिस्टल क्लियर है, इज दिस अंडरस्टूड, इज दिस अंडरस्टैंडेबल? इसी चैप्टर को बहुत ज्यादा पढ़ो इसको, ठीक है, एक सेकेंड, ओके। आज मेरे को लगा नहीं था कि हम लोग इतना पेज खत्म कर देंगे, थोड़ा ज्यादा ही हो गया ना। मैं इसे 2 दिन के लिए टॉपिक के लिए रखना चाहता था। मैं इस पूरे के पूरे सेक्शन को ओर्स ऑफ मेटल्स जो है यहाँ पे, ये आखिरी टॉपिक है 7 8 9, मैं ये अगले क्लास में कराऊंगा इसको, ठीक है, ये मैं एक सिंगल स्ट्रेच में कराना चाहूंगा। तो अभी जो टाइम है हमारे पास उसमें मैं तुम लोगों से पूछना चाहूंगा कि कोई डाउट्स है इस चैप्टर में, मैं थोड़ा ज्यादा जल्दी इस चैप्टर को करा रहा, क्यों, कौन सा? अच्छा, ठीक है, वो करा देता हूं मैं फिर से, ठीक है। जो तुम्हारा सॉल्ट होता है, जो तुम्हारा आयनिक कंपाउंड होता है, ठीक है, इट कैन बी एनीथिंग, एसिड बेस और सॉल्ट कुछ भी हो सकता है। आयनिक कंपाउंड जब तुम्हारा होता है ना, हम तो वो सॉलिड स्टेट में सभी के सभी जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे के साथ, एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर होता है वो, ठीक है, इट इज इनसाइड अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, जिसके कारण क्या होता है, द आयंस आर नॉट एबल टू मूव फ्रीली, आसानी से वो एक एक जगह जा नहीं पाते, लिटरली एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं, एवरीबॉडी इज कनेक्टेड इन अ नेटवर्क, एक बड़ा सा ह्यूज नेटवर्क के अंदर दे आर कनेक्टेड, नो मूवमेंट इज पॉसिबल। मगर जैसे ही हम इन आयंस को पानी में मिलाते हैं, क्या होता है, हमारा जो पानी है H2O जो है वो एक पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आयनिक कैरेक्टर शो करते हैं। और ये इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, स्मॉल नेगेटिव चार्ज, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के करीब होते हैं, ओके। नाउ इसके कारण क्या हो गया, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं हुआ है, ऑक्सीजन ने बस जो शेयरिंग का जो एग्रीमेंट था, 50-50 शेयरिंग का एग्रीमेंट था,
उसे तोड़ा है, बस थोड़ा अपने पास रखा है, स्टिल शेयरिंग इज हैपनिंग। कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग ही होगा, मगर इस ऑक्सीजन ने क्या किया है, उस शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींच लिया है, और अपनी तरफ खींचने के कारण ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जा रहा है। दैट्स इट। ठीक है, अब ये क्या हो गया, दिस इज अ पोलर मॉलिक्यूल। अब हमारा सोडियम क्लोराइड कैसा है, NaCl। NaCl तुम्हारा यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है। ये तो पूरा का पूरा आयनिक कंपाउंड ही हो गया, ये तो पूरा का पूरा तुम्हारा आयनिक कंपाउंड ही हो गया। नाउ आयनिक कंपाउंड्स कैन बी dissolved in polar solvents। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स को जब हम लोग पानी में मिलाते हैं तो क्या होता है, वो एक दूसरे को स्प्लिट कर देता है। ठीक है, वो अपने आप को स्प्लिट कर देता है इनटू टू फॉर्म यहाँ पे Na+ और Cl-, पानी के अंदर। ठीक है, ये पानी के अंदर यहाँ पे H2O है, पानी के अंदर वो क्या कर रहा है, अपने दे रहा है। नाउ स्प्लिट होने के कारण क्या हो रहा है, जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को पास कराएंगे हमारे सोल्यूशन के थ्रू, तुम्हारा ये जो सोडियम है वो किसकी तरफ भागेगा, वो भागेगा तुम्हारे कैथोड की तरफ। तुम्हारा क्लोरीन जो है किसकी तरफ भागेगा, एनोड की तरफ भागेगा। ठीक है, और यहाँ पे मूवमेंट चल रहा है तुम्हारा, यू कैन सी अ फिजिकल मूवमेंट हैपनिंग हियर, सोडियम और क्लोरीन के बीच में। और ये फिजिकल मूवमेंट जो है वही तो है तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का मेजर रीजन, वही तो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का मेजर रीजन। दैट इज व्हाई इट इज एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आई होप अब समझ में आया होगा। ओके, श्रेयस एनी डाउट्स इस सेक्शन में? वे भी क्लिक नहीं हुआ है श्रेयस तुम्हारा, क्या लग रहा है, डाउट है? भी ठीक है, ओके। डाउट हो तो अगली क्लास में फिर से पूछ लेना मेरे से, ठीक है? हाँ, यू कैन आस्क मी इन द नेक्स्ट क्लास आल्सो, आई डोंट माइंड, क्योंकि ये 3 नंबर का है, ये तुम्हें तुम्हें समझना ही पड़ेगा इसको। समझ में आ गया? ओके, एनी अदर डाउट्स? ठीक है, सो तो आज हम लोग हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, इफ यू रियली लाइक माय वीडियो, कुछ अच्छा सीखने को मिला, अगर आपको मेरे जो टीचिंग्स है आपको अच्छी लग रही है, इफ यू लाइक माय लेसन्स, लाइक माय एग्जांपल्स, और जिस तरह से मैं अपने आप को एक्सप्रेस करता हूँ आसानी से, हाँ, अगर आपको ये सब कुछ अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे जहां पे हम लोग क्या करेंगे, मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, हाउ डू वी एक्सट्रैक्ट मेटल्स, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, दैट इज पार्ट 2। कल की क्लास में मैं ये वीडियो अपलोड करता हूँ। ठीक है, फॉर उस तब तक बाय।